एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी क्वेश्चंस आप लोग जो भी डाउट वगैरह है या फिर एग्जाम कब होगा इन सब से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप लोग इसके लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? क्लियर? जैसा, अरे हटाओ ये लोग, कहाँ हम लोग लेके रखे हुए हैं, ठीक है? तो अब हम लोग को थोड़ा टाइम दीजिए और हमको थोड़ा सा इस पर फोकस करने दीजिए, ठीक है? क्योंकि अगर हम नहीं फोकस करेंगे तो काम जाएगा गड़बड़ा, ठीक है? तो सबसे पहले हम आपको कहानी सुनाना शुरू करते हैं। लेट्स रेडी विद द कहानी। सबसे पहला कहानी हम आपको यही सुनाया कि थर्ड फिफ्थ दोनों सेमेस्टर की कंबाइंड क्लास चल रहा है, जिसमें कि दोनों में आरडीबीएमएस और एसक्यूएल नाम का जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो कॉमन है, बट ये जो बेसिक वाला पार्ट है हम कराएंगे। यानी थर्ड सेमेस्टर के लिए क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो सब आपको पढ़ना ही है। फिफ्थ वालों के लिए क्या है, जितना पढ़ाया जा रहा है उसके बाद थोड़ा सा बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? रूल सिंपल याद रखिए, थर्ड वालों के लिए आज जितना भी पढ़ाया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए सब पढ़ना है, ठीक है? जितना भी पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ना है। और फिफ्थ वालों के लिए क्या है, फिफ्थ वालों के लिए क्या है, अभी वाला सब पढ़ना ही है, ठीक है? प्लस में आगे एक और क्लास करना पड़ेगा जिसमें हम लोग एसपीएल स्क्यूएल की बात करेंगे, जो कि थर्ड सेमेस्टर वालों को नहीं पढ़ना है, तो वो पढ़ा के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल है। थर्ड सेमेस्टर वालों को शुरू से अंत तक जितना भी कहानियां पढ़ना है, और फिफ्थ वालों को जो लास्ट में हम लोग एक और सेशन करेंगे, सेशन 2, वो वाला जाके करना पड़ेगा, वरना आपका पूरा कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं पाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट 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 स्टार्ट। तो एक डॉक्यूमेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रेफर करने वाले हैं इस पूरे कोर्स में, ठीक है? कोर्स क्या है, क्लास कह सकते हैं इसको, कोर्स बहुत बड़ा बात हो गया, ठीक है? तो डीबीएमएस की बात करते हैं। डीबीएमएस क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब के बारे में बात करें उससे पहले हम लोग सबसे पहली बात शुरू करेंगे ये तीन बातों से, जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले डेटा क्या होता है, डेटा के बाद बात करेंगे डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस के बाद बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस क्या होता है। क्लियर? स्टोरी को एक पर्टिकुलर वे में आगे ले चलेंगे, डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। क्लियर? गुड। अगर आपको हम नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा इधर कर देते हैं ताकि हम आपको दिखने लग जाए। बहुत बढ़िया। ऐसा कॉर्नर में दिखते हैं ना तो हमको बढ़िया लगेगा कि हम भी दिख रहे हैं, ठीक है? तो ये नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। सबसे पहले कहानी बताते हैं आपको डेटा क्या होता है, ठीक है? आप ऐसे कितने लोगों को पता है डेटा क्या होता है? देखिए, डेटा जो हम लोग, डेटा का आंसर सिंपल है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप क्या बोल सकते हैं, डेटा। जैसे एग्जांपल क्या होता है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कोई नंबर, ठीक है? नंबर क्या है, जैसे ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये पॉइंट वाला, जितना भी नंबर है वो सब आपस में क्या है, डेटा है। इसका कोई एक्चुअल में सेंस नहीं है डेटा का ना। देखिए ऐसे समझिए, डेटा कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। डेटा को आप एक खास तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, खास मीनिंग के साथ ऑर्गेनाइज करते हैं, तब उससे कुछ इंफॉर्मेशन निकलता है या फिर मीनिंग निकलता है। जनरली डेटा क्या होता है, बस कुछ नंबर्स या फिर कुछ सिंबल्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है? या तो नंबर्स हो सकता है, ठीक है? या फिर आपका डेटा क्या हो सकता है, आपका डेटा हो सकता है कोई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग मतलब कुछ ऐसा होता है जिसमें जैसे कि हर्षित लिखा हुआ है, ठीक है? या फिर आप इसको स्ट्रिंग मत बोलिए, आप समझिए या तो नंबर हो सकता है या टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है? टेक्स्ट डेटा, जैसे कि हर्षित, हेलो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, या फिर कोई पैराग्राफ, कोई ब्लॉग, कोई मैसेज व्हाट्सएप का, ये सब क्या है, टेक्स्ट डेटा है। क्लियर? या फिर आपका डेटा क्या हो सकता है, कोई टाइम हो सकता है, जैसे कि आज का टाइम जो था हम लोगों का, मान लीजिए 08 PM, मान लीजिए क्लास खत्म होने का टाइम 09:30 PM, ठीक है? तो ऐसा टाइम हो सकता है। या फिर डेटा, डेटा क्या हो सकता है, आपका कोई डेट हो सकता है, जैसे कि आज का डेट है 31 दिसंबर 2025, आखिरी डेट है साल का। एक और डेट हो सकता है 1 जनवरी 2026।
क्लियर। तो ये टेक्स्ट डेटा डेट टाइप के डेटा का एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारा हो सकता है, आप मान के चलिए आपका इमेज डेटा हो सकता है, ठीक है। आपका जो हो सकता है वो वीडियो डेटा हो सकता है, आपका नॉर्मल बाइनरी डेटा हो सकता है, ठीक है। किसी भी फॉर्मेट में जो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा, राइट। कोई व्यक्ति चैट में किसी तरह का सोर्स सराहना नहीं करेंगे, वरना सीधा ही अपने पास एक ही ऑप्शन है कि रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। क्लास का पीडीएफ मिलेगा, क्लास का नोट्स मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है। क्लियर। आवाज नहीं आ रहा क्या दोस्त? हाँ, खाली वीवीआई क्या होता है दोस्त? ठीक है। तो कोई भी टाइप का डेटा होता है उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, इमेज, वीडियो, कुछ भी डेटा होता है, ठीक है। अब डेटा के बारे में जो सेकंड पॉइंट है, डेटा के बाद जो अपना सेकंड पॉइंट है वो हम लोग चलते हैं, ठीक है। डेटा के बारे में हम लोग अपना सेकंड चीज क्या बोले थे, व्हाट इज डेटा बेस। डेटा तो पता है, डेटाबेस क्या होता है, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में आपको सिर्फ एक लाइन याद रखना है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, या फिर स्ट्रक्चर्ड अरेंजमेंट ऑफ डेटा, कुछ भी कहिए। डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन बनाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस। क्लियर है सबको? डेटा के एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं, और ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। डेटा को अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर्ड अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, जैसे आप टेबल में रख दें, ग्राफ में रख दें, या फिर किसी अदर टाइप में रख दें, तो उसको आप बोल सकते हैं डेटाबेस, ठीक है। डेटा क्या था, कोई भी नंबर, नंबर, रॉ, फैक्ट, फिगर, मतलब कुछ भी जो डेटा वगैरह, मतलब हर वो चीज जो आपको आपके आसपास दिखता हो एक तरह से डेटा ही है, ठीक है। चाहे आपको टेक्स्ट डेटा दिखता हो, नंबर दिखता हो, टाइम, डेट, इमेज, वीडियो, बाइनरी, अलग अलग डेटा, जैसे आपको पीडीएफ भी डेटा होता है एक तरह से, डॉक्यूमेंट डेटा, ठीक है। तो आप कुछ भी डेटा बोल सकते हैं। डेटाबेस क्या बोलेंगे, जब जब भी आप उस डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन बनाते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं डेटाबेस, ठीक है। बहुत सारा डेटा का एक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन डेटाबेस कहलाएगा, ठीक है। थर्ड टर्म की बात करते हैं। एक काम करते हैं, जब डेटाबेस का बात करें तो डेटाबेस का एक फोटो ले आते हैं, कहीं तो लगा होगा अपने पास। तो ये फोटो जो हम लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पिक्चर पे लगा रखे हैं, तो ये मान लीजिए आपका डेटाबेस है, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि डीबीएमएस क्या होता है, यहां से आपको डीबीएमएस आराम से समझ में आ जाएगा। व्हाट इज डीबीएमएस? सपोज कीजिए कि आपका डेटाबेस है, ठीक है। तो क्या एज अ इंसान, मेरा नाम अंकित है, हर्षित है, ठीक है, हम जाके इसमें डेटाबेस में कुछ भी कर सकते हैं क्या, या कुछ चेंज कर सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये जो डेटाबेस है इसमें आप और हम जाके कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लगा दिए। इसमें करने के लिए हमारे पास एक चीज चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं दोस्त, डीबीएमएस। ये डीबीएमएस होता क्या है, ठीक है। डीबीएमएस इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द डेटाबेस, ठीक है। डीबीएमएस क्या है, सिंपल भाषा में याद रखिए, एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर दैट डेटाबेस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये थोड़ा सा आप लोग शायद पढ़ ही लिए होंगे, बट हम भी फिर भी लिख देते हैं, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबी से डेटाबेस, एम से मैनेजमेंट, एस से सिस्टम, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस डेटाबेस। क्लियर, गुड। स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा एफिशिएंटली। क्लियर। तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या, तो एक सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। और मैनेज करने का मतलब है कि करता क्या है, करता क्या है, स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डेटा एफिशिएंटली। मतलब डेटाबेस में जब भी आप इसको कोई डेटा देते हैं, इसको एक ट्राई करता है कि एफिशिएंटली स्टोर किया जाए, और अगर कोई डेटा एक्सेस करना होता है, रिट्राइव मतलब होता है वापस उसको एक्सेस करना, तो वो भी एफिशिएंटली करता है। क्लियर। डीबीएमएस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करता है। ये डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकता है या रिट्राइव कर सकता है, वो भी एफिशिएंटली। नेक्स्ट, कैसरा जी, एक चीज हम चैट देखना नहीं चाहते बार बार, इसलिए हम चाहेंगे कि चैट को बंद कर दें, बढ़िया रहेगा ना दोस्त?
काफी अच्छा रहेगा कि हम चैट बंद कर दें, ठीक है। तो एक रूल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हर 15 मिनट के बाद चैट खोलेंगे 2 मिनट के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद चैट बंद कर देंगे। ये बढ़िया रहेगा, आई गेस। गुड। तो 15 मिनट बाद दोबारा हम लोग फिर से आएंगे। तो डीबीएमएस के बारे में 3 बातें याद रखना है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म है, सॉफ्टवेयर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, स्टोर करता है डेटा एंड रिट्राइव को। लास्ट चीज आप लोग को याद रखना है, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड डेटाबेस। ये क्या है, जो भी आपका यूजर है, यानी कि जो भी ऐसे हम हो गए, या फिर डेटाबेस के या डेटाबेस सिस्टम्स में ना कोई ऐप है या फिर कोई वेबसाइट है, उसको भी एक यूजर ही मान लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीबीएमएस एज अ इंटरफेस एक्ट करता है, मतलब एज अ मीडिएटर कहते हैं ना उसको, कि जो शादी वादी में होता है ना, कि अगर एक इधर लड़का वाला है लड़की वाला है, तो दोनों आपस में जाके नहीं बात कर लेता, उसके बीच में कोई होता है, उसको हम लोग अगुआ बोलते हैं। तो वो जाके इधर वालों से बात करता है कि हाँ ये ऐसे होगा, वो बोलता है ऐसे होगा, वो बोलेगा नहीं इतने में नहीं होगा, वो बोलेगा इतने में ही होगा। तो एट द एंड वो मामला सेट कर देता है, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या है, वही है। डीबीएमएस इधर से डेटा लेके इधर रखता है, और जब इधर वाला आदमी डेटा मांगता है तो डेटा वापस देता है। क्लियर। तो सपोज कीजिए कि इधर क्या है, इधर बहुत सारा लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका ऐप है, ठीक है, कोई आपका यूजर है नॉर्मल हम लोग जैसा, ठीक है, कोई क्या है आपका वेब ऐप है, ठीक है, वेबसाइट पे चलने वाला ऐप है। ऐसा बहुत सारा यूजर है। बेसिकली आप इन सबको एक चीज कहा जाता है, हम लोग यूजर्स बोल देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, इसको हम लोग फर्दर डिस्कशंस में और क्लैरिफाई करेंगे। क्लियर। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मित्र। यू कैन गिव थम्स अप, भले ही आपका चैट बंद है बट आप थम्स अप दे सकते हैं, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या करता है, अगर डीबीएमएस का बेसिक काम क्या है, तो ये तो सबको कम से कम पता चल गया होगा डीबीएमएस करता क्या क्या है, ठीक है। तो डीबीएमएस, अगर पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा करें, तो डीबीएमएस हम आपको बताए थे, इधर जब डेटा को ऐसे इधर तीर इधर जाता हुआ दिखे, मतलब ये क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर करवा रहा है भाई साहब। स्टोर करवाना मतलब डेटा रखने की कोशिश कर रहा है। क्लियर। डेटा रखने की कोशिश कर रहा है, और जब भी यहां से डेटा वापस ले जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिट्राइवल। रिट्राइवल बोलिए, रिट्राइव कहिए, ठीक है। तो डीबीएमएस क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, और डीबीएमएस क्या करता है, डेटा को रिट्राइव करता है जरूरत करने पे। इसको लाल इसको हरा रखेंगे, ठीक है। तो डीबीएमएस डेटाबेस में डेटा को स्टोर करता है और रिट्राइव करता है। हंसेगा रे, अच्छा मत हंसो, ठीक है। नेक्स्ट बात, एंड इसके बाद मान लीजिए ये यूजर क्या करता है। तो यूजर जनरली आप देखिएगा, यूजर डेटाबेसेस में वो करते हैं क्वेरी, ठीक है। क्वेरी मतलब QURY, क्वेरी। क्वेरी या फिर ऐसे समझिए क्वेरी या कमांड देते हैं, ठीक है। या तो कुछ क्वेरी करते हैं या कुछ कमांड देते हैं कि हाँ हमको ये चीज करके चाहिए, ठीक है। बड़ा बदतमीज बच्चा है। तो आप लोगों की कृपा से हम लोग को रिएक्शन से बंद करना पड़ेगा। ये कौन है, अनुष्का वाला। इससे अच्छा है ना कि कोई सिस्टम बंद करने से अच्छा है कि परेशानी वाला एलिमेंट हटा दिया जाए, ठीक है, ये ज्यादा बढ़िया है। 1 मिनट दीजिएगा। तो ये कहाँ है अनुष्का दोस्त, अनुष्का। ये पक्का कोई फर्जी आईडी से आया हुआ है, तो इसको ब्लॉक किया गया और इसको रिमूव कर दिया गया। अभी तो कोई बच्चा बदतमीजी ना करे तो अच्छा है, ठीक है, वरना आपको बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। क्लियर। गुड। काफी बढ़िया है। आगे चले। नेक्स्ट, यूजर क्या करता है, क्वेरी या कमांड देता है कि हाँ कोई चीज कर देना है, ठीक है, वो दे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बदले में डीबीएमएस उसको क्या देगा, बदले में डीबीएमएस उसको देगा रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्स, या फिर उसका जो भी टास्क वगैरह है वो टास्क करके देगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए इसको रिस्पॉन्स, ठीक है। तो अब तक आपको पिक्चर क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अभी यूजर के बारे में और इस चीज में बात करेंगे कि यूजर का, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यूजर क्या करता है, इससे बात करता है एसक्यूएल में। ये क्या है एसक्यूएल, एसक्यूएल के बारे में आप समझ लीजिए कि एक लैंग्वेज है जिसके बारे में अभी आगे हम लोग बात करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पर लिख के ही रखेंगे कि हाँ ऐसा कुछ था। क्लियर। इस एसक्यूएल के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अब तक आपने जाना
कि डेटाबेस क्या होता है, डेटा का स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन होता है। डीबीएमएस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। वो डेटाबेस में क्या कर सकता है, डेटा को या तो स्टोर कर सकता है या फिर रिट्राइव कर सकता है। स्टोर करने का मतलब है कि डेटाबेस वो क्या है, कुछ लोग जमाने में। हाँ तो नेक्स्ट, ठीक है। अगर आपका कोई ऑडियो वगैरह ना आए तो सब लोग एक साथ हैंड रेज करेंगे तो हम समझ जाएंगे कुछ दिक्कत है, ठीक है, क्लियर। अगर आपको कुछ ऑडियो वगैरह नहीं दिखता है तो आप सब लोग एक साथ हैंड रेज करेंगे, हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड कर लेंगे, रिएक्शन से बंद रहेगा, ठीक है। गुड। तो अब बात करते हैं कि डेटा के बेस क्या था, कि डेटा का स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन था। डीबीएमएस क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है। जनरली डेटा स्टोर करता है, रिट्राइव करता है। क्या किसके कहने पे करता है, तो यूजर्स के कहने पे करेगा। यूजर क्या देते हैं, जनरली क्वेरी या कमांड देते हैं अपना, बदले में उनको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अगर क्वेरी दे रहे हैं तो बदले में कुछ डेटा वगैरह मिलेगा। अगर वो कुछ कमांड दे रहे हैं, मान लीजिए वो बोले कि ये डेटा इंसर्ट कर दो, तो उस केस में भी डीबीएमएस रिस्पॉन्स देता है कि इंसर्टेड सक्सेसफुली, या फिर ये इंसर्ट नहीं हो पाया किसी XYZ कारण की वजह से, तो वो चीज भी बताते हैं, क्लियर। ओके गुड। जब भी हम पूछे क्लियर तो आप सब लोग एक साथ हैंड रेज करेंगे और फिर एक बार हैंड लोअर कर दीजिएगा। ये सबसे बेसिक चीज है, आप लोग बता सकते हैं। जब भी हम पूछे क्लियर तो जस्ट टैप ऑन द हैंड रेज बटन एंड देन टैप बैक, क्लियर। जैसे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में मूव करें ना, आप तो आराम से वापस हैंड रेज हटा लीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये अपना बेसिक सीन है जिसमें हम लोग तीन चीजें समझने वाले थे। डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर आप इतना समझ गए तो थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी पे जरूर एग्जाम में आप वही लिख के आइएगा। व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, is a software that helps users to store, retrieve, update and manage data efficiently। क्या कह रहा है बेसिकली, स्टोर, रिट्राइव, और एक और चीज इसमें ऐड कर दिया कि अपडेट करने का भी ऑप्शन देता है, मतलब अपडेट करने का, मैनेज करने का। तो वो सब आप बात बना के लिख सकते हैं। मेन बात ये है कि डेटा को स्टोर करके देता है, रिट्राइव करके देता है, ठीक है, क्लियर। आप अगर चाहें तो इसी में एक लाइन अगर जोड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली जोड़ दे सकते हैं कि डेटा को स्टोर, रिट्राइव एंड ऐसे समझिए, स्टोर्स, रिट्राइव्स, और यहाँ पे आप लिख लीजिए एंड मैनेजेस। मैनेजेस वही आ गया अपडेट वगैरह करना, ठीक है, मैनेजेस डेटा एफिशिएंटली, क्लियर। ये चार लाइन कम से कम आप याद रखिएगा तो आपका बल्ले बल्ले है, कहानी आपका बात बन जाएगा, ठीक है, राइट, क्लियर है। बहुत बढ़िया। किसी का कुछ सवाल अभी तक हमको लगता नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या क्या है, माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल किस चीज का एग्जांपल है, डीबीएमएस का, जो डीबीएमएस बात कर रहे हैं ना उसका एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐप, यूजर ऐप दिख रहा है, ये सब कैसे इंटरेक्ट करते हैं एपीआई वगैरह का यूज करके। तो एपीआई वगैरह के बारे में आगे बात करेंगे। एपीआई वगैरह वो जनरली आपका एसक्यूएल लैंग्वेज में कमांड आता है और उसको डीबीएमएस समझ लेता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या क्या है, एम माई एसक्यूएल है। आप लोग कभी देखते हो, अगर आप पीएचपी वगैरह से थोड़ा बहुत डेवलपमेंट के लिए, या तो आप लोग किए होंगे, नहीं भी किए होंगे तो कम से कम हो सकता है डाउनलोड वगैरह किए होंगे, नहीं भी किए तो बस हम बता दे रहे हैं कि माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस का नाम है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। ओरेकल भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर, सॉरी एसक्यूएल नहीं यार, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल सर्वर भी एक नाम है, ठीक है। फिर उसके बाद एक पोस्ट ग्रे एसक्यूएल है, ये भी है। आप अभी जो अपना वाला है ना, इसमें आप देखिएगा आपको मारिया डीबी, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, पीजी लाइट, डक डीबी, अलग अलग डेटाबेसेस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने का आपको ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। जबकि अपने केस में हम लोग एसक्यूएल लाइट को यूज करके आज दिखाएंगे। वैसे ओरेकल है बढ़िया, बट हम लोग एसक्यूएल लाइट को यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल ऑफ डीबीएमएस, जिसमें आप देख रहे हैं सेम चीज जो हम बताए हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है व्हाट इज डीबीएमएस थर्ड सेम वाले, तो इतना लिख दीजिएगा कि एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने में हेल्प करता है। दैट्स इट, इतना ही बात है, ठीक है। अब डीबीएमएस का नीड क्यों है ये थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। व्हाई, अरे यार, व्हाई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नीडेड? तो ट्रेडिशनली फाइल सिस्टम्स हैड मेनी प्रॉब्लम्स।
इस बात का बस इतना मतलब है कि जो पहले डेटा रखा जाता था, जैसे मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, उनका मार्क्स वगैरह स्टोर करना है, उनका एडमिशन का डाटा स्टोर करना है, तो पहले आप लोग यूज करते थे फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम मतलब हो सकता है कि टेक्स्ट फाइल में डेटा रखते थे, या फिर मान लीजिए कोई एक एक्सेल वगैरह फाइल में, ऐसे मुझे किसी फाइल में डेटा रखते थे, दैट्स इट। क्लियर? किसी एक फाइल में डेटा रखते थे बस। नेक्स्ट, सच एज डेटा डुप्लीकेशन एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी। वो बोल रहा है कि उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम था, जैसे डेटा डुप्लीकेट हो जाता था, सिक्योरिटी का कमी था। जैसे मान लीजिए फाइल में रख रहे हैं डेटा, आपको बताते हैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल डेटा डुप्लीकेसी का। ठीक है, मान लीजिए आप फाइल में जब डेटा रखने जाते हैं तो सपोज कीजिए कि आपका क्या है, आपका मान लीजिए स्टूडेंट डेटा है। ठीक है, स्टूडेंट डेटा जिसमें क्या है, आप स्टूडेंट का एडमिशन डेटा रखे हैं। क्लियर? तो इसमें क्या है, जब आप स्टूडेंट एडमिशन डेटा बनाए ना, तो आप इसमें स्टूडेंट का नाम, रोल, एड्रेस वेड्रेस जितना रखना था सब चीज रख दिए। ठीक है, आप स्टूडेंट से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन रख दिया। अब आपको जरूरत पड़ा कि आपको क्या बनाना पड़ गया, आपका जरूरत है कि आपको स्टूडेंट एडमिशन डेटा के साथ साथ बनाना है स्टूडेंट वो डेटा, क्या बोलते हैं, एग्जामिनेशन डेटा। तो स्टूडेंट के लिए एग्जाम वगैरह जब शुरू हुआ तो आपको एग्जामिनेशन का डाटा बनाना पड़ा। तो अब दिक्कत क्या होता है कि एडमिशन डेटा में मान लीजिए आप लोग किसी का नाम एंट्री किए हुए हैं, सपोज किसी के अनीस। ठीक है, अनीस किसी बालक का नाम है, एंड उसका मार्क्स एंड वो सारी चीजें आप एंट्री करके रखे हुए हैं। ठीक है, फिर उसका एड्रेस वगैरह हो गया, ऐसी सारी चीजें आप मान लीजिए रखे हुए हैं। ठीक है, अचानक आपको पता था कि एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या करते हैं, सेम एक और फाइल बनाते हैं एग्जाम, स्टूडेंट एग्जामिनेशन डेटा नाम का, और उसमें स्टूडेंट का एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेटा को आप स्टोर करवाते हैं। क्लियर? स्टूडेंट का एग्जामिनेशन से रिलेटेड डाटा को आप लोग स्टोर करवाएंगे। क्लियर? बट दिक्कत क्या होगा कि उस टाइम आपको फिर से अनीश का नाम, उसका एज, रोल अलग जगह पे रखना पड़ेगा। तो एक तो इस फाइल में डेटा आपका रखा गया, इस फाइल में भी डेटा रखा गया, तो दो दो जगह डेटा रखने में कुछ जाए ना जाए, कम से कम मेमोरी का स्टोरेज तो जरूर जाता है। ठीक है, तो ये था आपका डेटा डुप्लीकेसी का एक एग्जांपल, जिसमें आप बस इतना समझिए कि डेटा, सेम डेटा को दो तीन जगह रखना पड़ता था, इसके लिए डेटा डुप्लीकेट होता था। और लैक ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का कमी था, फाइल वगैरह में कोई आप ऐसा नहीं था कि जनरली जैसा था क्या कर सकते, पासवर्ड लगा सकते थे। बट पासवर्ड लगाने के बाद भी दिक्कत था। दिक्कत ये था कि मान लीजिए कि आपके कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, बीएससी है, बीए है, बीसीए है, बीबीए है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है। बट आपको क्या करना है, हर डिपार्टमेंट को डेटा देना है, तो या तो आप एक एक करके सारा फाइल देंगे, या फिर हम मान लीजिए मेन डेटा दे दिए, तो उस कंडीशन में क्या है कि सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है कि कोई इस डिपार्टमेंट का बच्चा उस डिपार्टमेंट को एक्सेस कर सकता है, या फिर कोई फाइल में से डेटा कॉपी करके इधर उधर भेजते, तो बहुत सारा सिक्योरिटी हमें दिक्कत था दोस्त। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या करता है, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। ठीक है, आप लोग को एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक्सप्लेन फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब पहले जो डेटा रखने का सिस्टम था वो फाइल्स में रखा जाता था, बट जब से डीबीएमएस आया तो बोला कि भैया ये वाला यूज नहीं करेंगे, दूसरा वाला अपना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम बनाएंगे, डेटाबेस बनाएंगे जिसमें डेटा को रखेंगे, और उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिस सॉफ्टवेयर से डेटा को लाने ले जाने का काम करेंगे। क्लियर? तो इसमें क्या था, प्रॉब्लम्स इन फाइल सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले, अच्छा ये ऐसे लिख दिया है, डीबीएमएस क्या करता है, इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है जो प्रॉब्लम्स था आपके फाइल सिस्टम में। तो सबसे पहला, हट जा भाई, आई नहीं रखना इसको, डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब वही रिपीटेशन, डुप्लीकेशन, कि डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब डेटा इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। होता क्या था, मान लीजिए आपको सेम एग्जांपल पे ले चलते हैं, अगर स्टूडेंट एडमिशन डेटा में अनीश नाम का जो विद्यार्थी था, उसका एज था 21 साल, मान लीजिए उसको याद आया बाद में कि अरे एज तो गलत हो गया, वो 21 को सही करवा के 20 करवा लिया। ठीक है, तो अनीश बालक जब 20 करवा लिया, उसी समय उसका जो पिछला एग्जाम वाला डेटा था, हो सकता है कि उसमें वो अपडेट नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम का जब एग्जाम का डेटा बनेगा उस टाइम उसका जरूर है कि उसमें अपडेट कर देगा 20 साल, बट जो प्रीवियस वाला एग्जाम का फाइल था उसमें क्या रहेगा, वही 21 का 21 रह जाएगा। तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंसी एग्जाम्पल है। मतलब इनकंसिस्टेंसी क्या है कि जब भी हम पूछेंगे अनीस का एज क्या है, तो ये वाला फाइल बोलेगा कि 21 है, नया एग्जाम वाला फाइल बोलेगा कि 21 है, पुराना एग्जाम वाला फाइल से गलती से क्वेरी देख लिए तो आपको ये बोलेगा कि भाई 20 साल है। सॉरी, स्टूडेंट वाला तो अपडेट हुआ तो ये 20 बोलेगा, मतलब दूसरा वाला जो है नया एग्जाम वाला वो भी 20 बोलेगा, पुराना वाला अभी भी 21 का 21 रखा जाएगा। कुल मिला के बात है ये कि अलग अलग जब डेटा लिखा रहता है, जो अपडेट करते हैं तो आगे वाले फाइल्स में अपडेट होता है, बट पीछे वाले फाइल में तो हम लोग अपडेट नहीं करते। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी यही कहता है कि सेम
सवाल जब किया जाए पूरे सिस्टम से, मान लीजिए पूछा जाए कि इस चीज का डेटा बताओ, तो हो सकता है अलग सिनेरियो में ये कुछ अलग डेटा दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। इनकंसिस्टेंसी का बेसिक मतलब होता है कि आप अपनी बात पे कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे हम पूछे कि 31 तारीख को सुबह कितने बजे उठे थे, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा 31 तारीख को सुबह कितने बजे उठे थे, तो अगर आप कहते हैं 6 बजे, तो चलिए बात सही है, ठीक है। अगर आप बोलते हैं 8 बजे, तो बोलते हैं बात सही है, ठीक है। जो बोल रहा है 6 बजे, जो बोल रहा है 8 बजे, वो भी सही है। बट आप में से अगर कोई अच्छा ऐसा बच्चा है जिससे हम पूछे कि कितने बजे सुबह उठे थे 31 तारीख को, तो आप बोले 8 बजे। अगर कोई और आदमी बगल से आया, वो आपसे पूछा, तो आप उसको बता दिया कि 9 बजे, ठीक है। क्लियर? तो ये तो गलत बात है। मान लीजिए हम पूछे तो आप बोले कि 31 तारीख को ही आप 8 बजे उठे हैं, कोई दूसरा पूछ रहा है तो आप बोले 9 बजे उठे हैं। तो ये क्या है? इनकंसिस्टेंसी। इसी को बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिस्पॉन्स आप दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज इनकंसिस्टेंसी जो है फाइल सिस्टम में था, डीबीएमएस इसको हटा देगा कंप्लीटली, ठीक है। फिर होता है नो प्रॉपर सिक्योरिटी। फाइल सिस्टम में कोई सिक्योरिटी नहीं था। डिफिकल्ट डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता था? फाइल को ओपन करना होता था, उसमें सर्च वगैरह लगाकर ढूंढना पड़ता था कि बताओ इसका एज कितना है। किसी का एज देखना पड़ गया तो पूरा फाइल खोल के बैठे हैं, किसी का एड्रेस देखना पड़ गया पूरा फाइल खोले बैठे हैं, ठीक है। वही था। सबसे इंपॉर्टेंट था नो कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल का मतलब होता है एक फाइल को 4 लोग एक साथ ओपन नहीं कर सकते। समझ में आया? ऐसा कभी हुआ है कि सेम पीडीएफ फाइल को आप भी ओपन कर दिया और वो भी ओपन कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, वो फाइल का कॉपी ओपन होता है। जब आप सेम पीडीएफ 2-4 लोग ओपन करते हैं तो पीडीएफ का कॉपी होता है, बट सेम फाइल नहीं ओपन कर सकता है। चलिए पीडीएफ वाला तो नहीं समझेगा, एक्सेल फाइल से समझते हैं, ठीक है। एक्सेल या फिर वर्ड फाइल से। मान लीजिए एक्सेल या वर्ड फाइल पे आप काम कर रहे हैं, बट सेम टाइम पे आपका दोस्त नहीं काम कर सकता है। अब आप बोलेंगे वो भी हो सकता है कि ये गूगल डॉक से, बट पहले नहीं था ये, ठीक है। ये पहले नहीं था, ये कोई अच्छा, जो गूगल डॉक्स में आप लोग ये करते हैं तो ये बेसिकली फाइल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एक मतलब क्लाउड पे स्टोर्ड, आप समझ सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डेटा आपका फीड किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में कोई बात करेगा। बेसिक बात इतना याद रखिए, नो कंकरेंसी कंट्रोल। जो फाइल्स वगैरह था, जिसमें फाइल वगैरह में पहले जब डेटा रखा जाता था, तो उसमें कंकरेंसी कंट्रोल नहीं था। कंकरेंसी का मतलब होता है मल्टीपल यूजर सेम टाइम पे उसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पांचों बात का नंबर याद, पांचों बातों का मतलब याद रखिए। रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन जो था, बहुत बड़ा दिक्कत था फाइल सिस्टम में। इनकंसिस्टेंसी मतलब कभी पूछो तो कुछ बोलता था, कभी पूछो तो कुछ बोलता था। नो प्रॉपर सिक्योरिटी, डेटा का कोई सिक्योरिटी नहीं था। डिफिकल्ट डेटा एक्सेस, डेटा एक्सेस करने में बहुत डिफिकल्टीज था। नो कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी कंट्रोल नहीं था, मतलब एक साथ मल्टीपल लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल लोग फाइल ओपन करते भी थे तो उसमें मतलब फाइल करप्ट होने वगैरह का चांस होता है, ठीक है। तो इतना बात कम से कम याद रखिएगा। फाइल सिस्टम और इसमें डिफरेंस पूछेगा तो बस यही बोल दी जाएगी। उसमें डेटा रिडंडेंसी था, डीबीएमएस में नहीं होता है। डेटा इनकंसिस्टेंसी उसमें होता है, डीबीएमएस में इनकंसिस्टेंसी नहीं होता है। डेटा इसमें कोई सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है, डीबीएमएस में सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। उसमें डेटा एक्सेस डिफिकल्ट था, इसमें इजी है। कंकरेंसी कंट्रोल फाइल सिस्टम में नहीं होता है, डीबीएमएस में होता है। क्लियर? देखिए बस इस 5 लाइन को याद रखिएगा, 5 की पॉइंट्स को, तो आप फाइल सिस्टम और इसमें डिफरेंस लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डीबीएमएस। यानी कि डीबीएमएस है तो एक सॉफ्टवेयर ही, इसका कुछ एडवांटेज होगा, कुछ फायदा वाला बात होगा और कुछ होगा लिमिटेशंस। डिसएडवांटेज तो नहीं कहते, कभी किसी का डिसएडवांटेज नहीं करना चाहिए, उसका कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब कुछ चीजें हैं जो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं एडवांटेजेस का। सबसे पहले रिड्यूस डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी यानी डेटा रिपीटेशन को कम कर देता है। डेटा कंसिस्टेंसी को और इंप्रूव करेगा। डेटा सिक्योरिटी बेटर बनाएगा। वही सब जो बात है ना, उसको थोड़ा ठीक कर देगा, ठीक है। फिर कहते हैं डेटा सिक्योरिटी, डेटा शेयरिंग अमंग यूजर्स। मल्टीपल यूजर्स के बीच में डेटा शेयर कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी, डेटा को आप बैकअप कर सकते हैं, रिकवरी वगैरह कर सकते हैं। डेटा इंडिपेंडेंस, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो 2 वर्ड है ना, डेटा इंडिपेंडेंस, छठा पॉइंट, इसके बारे में आगे हम लोग स्पेसिफिकली विस्तार में बात करेंगे कि डेटा इंडिपेंडेंस बेसिकली आप लोग को याद होगा, लॉजिकल लेवल, और ऊपर होता है एप्लीकेशन लेयर, और फिर नीचे होता है मतलब फिजिकल लेयर। ऐसे नीचे से याद रखें तो फिजिकल लेयर, लॉजिकल लेयर, एप्लीकेशन लेयर। तो किसी ऊपर वाले लेवल में अगर कुछ चेंज करेंगे, या फिर किसी नीचे वाले में नीचे वाला होता है, अगर नीचे वाले में कुछ भी चेंज करेंगे तो एक्स्ट्रा एबव वाले लेवल पे कोई चेंज ना है, इसी को बोलते हैं डेटा इंडिपेंडेंस। इसको आगे बात करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट को रहने दीजिए।
नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, डीबीएमएस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं, मान लीजिए आप एक नया नया धंधा खोले हैं, आप एक दुकान और मिठाई या मिठाई का दुकान खोल लिया है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि एसक्यूएल लाइट खरीदने का जरूरत है, ओरेकल का सॉफ्टवेयर लेने का जरूरत है। आप एक नॉर्मल एक्सेल फाइल में भी अपना डेटा रख सकते हैं, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। सॉफ्टवेयर उसके लिए है जिसको मतलब बहुत सारा डेटा मैनेज करे, जैसे कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपका नॉर्मल कोचिंग है, तो आप क्यों जाएंगे सॉफ्टवेयर लेने। बात समझ में आया, ये एक लिमिटेशन है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है सॉफ्टवेयर का। कॉम्प्लेक्सिटी, इजी नहीं है इसको सेटअप करना। जैसे एक फाइल क्या है, नॉर्मल है, एक्सेल में जाएंगे, न्यू फाइल क्लिक करेंगे, डेटा डाल देंगे। बट इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, सेटअप करना पड़ता है, टेबल बनाना पड़ता है, उसका कॉलम वगैरह डिसाइड करना होता है, तब डेटा रखा जाता है, ठीक है। हाई स्टोरेज एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, इसमें स्टोरेज वगैरह एंड हार्डवेयर का भी रिक्वायरमेंट है कि कुछ हार्डवेयर स्पेसिफिक इसको चाहिए। परफॉर्मेंस ओवरहेड फॉर स्मॉल एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस ओवरहेड का मतलब क्या था ना कि छोटा एप्लीकेशन है तो उसमें क्या हो सकता है, नॉर्मल सा चीज चाहिए हमको, ठीक है। मतलब हम लोग को मान लीजिए 10 ही मेरे पास कस्टमर है और 10 कस्टमर का मेरे को सारा डेटा देखना है, तो वो बेहतर होता है कि हम लोग फाइल में रखते हैं। उतना के लिए इतना सारा चीज पता चले, जितना सेटअप करने में लग गया उतना में तो फाइल में रख के और डेटा देख लेते हैं, ठीक है। इसको बस आप इतना समझिए, डीबीएमएस को कभी भी डीबीएमएस को ओवरकिल मत कीजिए, मतलब कभी ऐसे जगह पे यूज इंस्टॉल मत कर दिए जहां उसका नीड ही नहीं है, ठीक है। छोटे रिक्वायरमेंट्स के लिए नहीं है, छोटा जिसके पास कम डेटा है उसके लिए डीबीएमएस नहीं है, वो फाइल में ही अपना डेटा रखे, ठीक है। सिस्टम फेलियर इंपैक्ट, अगर सिस्टम फेल होता है कंप्लीटली, जो आपका बैकअप वगैरह भी है पूरा फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है। रिक्वायर्स स्किल्ड पर्सनल, इस ये भी एक तरह से लिमिटेशन है कि ऐसा नहीं कि कोई भी नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल यूजर है वो इसमें से डेटा वगैरह देख पाएगा। जैसे फाइल वगैरह में क्या होता है, एक्सेल में डेटा रखे हैं, थोड़ा जिसको कम भी आता है उसको भी बोल दिया कि इतनी फाइल में से एज देख के बताओ, तो ये बच्चा का तो देख के बता देगा। बट इसके लिए क्या चाहिए, अगर मान लीजिए इसमें एज ही केवल देखना है, छोटा सा एज देखना है, तो उसके लिए आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए, एक प्रोग्रामर या डेवलपर चाहिए जिसको एसक्यूएल का नॉलेज हो, ताकि वो उस भाषा में उससे बात करेगा और उसके आपको बताएगा, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट है बेसिक टर्मिनोलॉजीज इन डीबीएमएस, कुछ टर्मिनोलॉजी है, एक पॉइंट में उतना रिक्वायरमेंट नहीं था बट हम थोड़ा सा ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा या फिर कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो भी कहिए। मतलब अलग अलग टाइप का डेटा है, उसमें कुछ रिलेशन वगैरह है, वो सब किसी एक खास टॉपिक या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, उसको अगर आप एक साथ कलेक्ट करते हैं तो उसको आप डेटाबेस बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, अलग अलग कलेक्शन, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में। फिर टेबल या रिलेशन क्या होता है, टेबल या रिलेशन क्या होता है, देखिए एक चीज है, रिलेशनशिप एक दूसरा चीज है, जो इंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में हम लोग पढ़ते हैं, ईआर डायग्राम में, वो रिलेशनशिप दूसरा है, और रिलेशन मतलब होता है टेबल। क्लियर। ये छोटा सा कंफ्यूजन हमको भी था अपने टाइम में, इसको ध्यान रखिएगा। रिलेशन दूसरा चीज होता है और रिलेशनशिप दूसरा चीज होता है, ठीक है। तो टेबल या रिलेशनशिप इसको बोलते हैं डेटा स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स। टेबल मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें रो होगा, सॉरी रो ऐसे होता है और कुछ कॉलम होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेबल, या फिर उसको रिलेशन भी कह सकते हैं। तो कौन कौन टेबल हो सकता है, जैसे स्टूडेंट टेबल जिसमें स्टूडेंट के बारे में डेटा रहेगा, पर्सन टेबल जिसमें पर्सन के बारे में डेटा रहेगा, ठीक है। तो उसको आप स्टूडेंट रिलेशन, पर्सन रिलेशन ये भी बोल सकते हैं। क्लियर। इस लाइन से बस इतना समझिए, टेबल को रिलेशन भी कह सकते हैं। टपल, टपल क्या है, कोई भी एक रो है, ठीक है। रो मतलब क्या होता है बताते हैं। जब जब भी आप ऐसा टेबल देखते हैं ना, तो टेबल कैसा दिखता है, मान लीजिए टेबल एक हम गूगल करते हैं, एक टेबल रो कॉल वाला, देखिए क्या होगा। मान लीजिए ये एक ऐसा टेबल है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये फोन नंबर वगैरह का है क्या, कुछ बढ़िया दिख रहा है, पता नहीं इसमें कुछ तो डेटा भर दिया गलत सलत, बट हम लोग इसको देख के समझ लेंगे, ठीक है। देखिए ये पूरा क्या है, मान लीजिए फोन है, ईमेल है, यूजर है, मान लीजिए ये यूजर्स का डेटा है, ठीक है। ये यूजर्स का डेटा है, ये भाई साहब सपोज कीजिए कि ये यूजर्स का टेबल है, तो आप इसको यूजर्स टेबल या यूजर्स रिलेशन बोल सकते हैं। अब रो क्या होता है, ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं इसको आप रो बोल सकते हैं, सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे रो है, ठीक है। तो रो को ना आप रो को या तो रो बोलिए, ठीक है, या तो आप इसको रो कहिए, या फिर आप टपल भी बोल सकते हैं। क्लियर। रो को या तो आप रो बोल सकते हैं या टपल भी बोल सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग लगा देते हैं, या तो आप इसको रो कहिए या टपल कहिए। क्लियर। या तो आप इसको रो बोल सकते हैं या टपल बोल सकते हैं। और ये जो यूजर टेबल है इसको आप क्या बोल सकते हैं,
इसको या तो आप टेबल कहिए, इसको या तो आप टेबल कहिए या फिर रिलेशन कहिए। क्लियर? कोई भी टेबल का नाम जो होता है उसको या तो आप टेबल बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम लगा देंगे, ये क्या है आपका रो है, ठीक है। एक और हम लोग यहाँ से यहाँ तक लगाए थे, हमारे जो यूजर नेम है या फिर डेजिग्नेशन है, ठीक है। ये अभी क्या है, ऐसे ही कुछ डेटा भर दिया है, आप लोग उस पर ज्यादा चर्चा ना करें, ठीक है। तो ये जो आपका है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम बोलते हैं, ये तो आप नॉर्मल अब तक के कहानी से भी जानते होंगे, बट इसको डेटाबेस में और क्या क्या नाम बोलते हैं, जैसे रो को बोलते हैं ना टपल, तो ऐसे इसको कॉलम के साथ एक और चीज कह सकते हैं, इसको लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसका? एट्रीब्यूट किसका? स्टूडेंट का, बेसिक सॉरी, या फिर यूजर का। ये यूजर टेबल मतलब यूजर का एट्रीब्यूट, यानी यूजर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्लियर? कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं, रो को टपल भी बोल सकते हैं, और जो टेबल का नाम होगा उसको रिलेशन भी बोल सकते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि ये यूजर्स टेबल है, ये भी बोल सकते हैं कि ये यूजर्स रिलेशन है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं कि ये पहला T1 टपल है, या फिर बोल सकते हैं कि ये R1 रो है, ठीक है। क्लियर? या फिर ये बोल सकते हैं ये यूजर्स टेबल का एक रो है, या फिर ये भी बोल सकते हैं यूजर्स टेबल का एक टपल है। कॉलम का क्या बोल सकते हैं, ये एक यूजर्स टेबल का कॉलम है, या फिर ये भी बोल सकते हैं ये यूजर्स टेबल का एक एट्रीब्यूट है। क्लियर? डेजिग्नेशन क्या है? यूजर्स टेबल का एक कॉलम है, या फिर ये भी कह सकते हैं ये यूजर्स टेबल का एक एट्रीब्यूट है। क्लियर? तो बस इतना ही डिस्कशन के साथ हम लोग एक दो मिनट आप लोगों का डाउट्स वगैरह ले लेते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं दोस्त। बताइए दोस्त, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आप आज सुनने के लिए रेडी हैं। माइक चैट दोनों एक्सेस है, चैट वगैरह कैसे कर सकते हैं? अच्छा, चैट यहाँ से ऑफ करना पड़ेगा। गुड। ये दोस्त बदतमीज लोग पहले से दिखने लगता है। रुको मित्र, कुछ डाउट पूछेंगे। क्या है आपका डाउट? कुछ लोग जीवन में मतलब, हाँ वैसे सुझा दीजिए। गैस चलेगा। वन वर्सेस वन, फिर आ गया दोस्तों। विवेक क्वेश्चन दे देंगे भाई, क्लास के एंड में बोले तो उस पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बेसिक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब तक यहाँ तक आप लोग समझ गए। आते हैं, तो आप लोग समझ गए टेबल या रिलेशन क्या होता है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ठीक है। एक कॉलम या फिर कोई भी कॉलम होता है उसको हम लोग टेबल में, जिसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो आपको पता है डेटाबेस क्या होता है, टेबल क्या होता है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है। अभी प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मेरा कहानी, ठीक है, वरना यह सब गड़बड़ा सकते हैं। हाँ, ये क्या टेबल आ गया, ये टेबल का हम लोग क्या करेंगे? स्टूडेंट टेबल डेटा। तो चलिए, एक हम लोगों को टेबल मिल चुका है, इसको हम लोग जॉन डो, मैक्स रूल, पता नहीं क्या क्या विद्यार्थी सब इसमें, अंग्रेज सब, आ जाओ भाई अंग्रेज सब, ठीक है। तो आपके सामने एक टेबल दिख रहा है जिसमें क्या है, डेटा है। क्या क्या कॉलम है? लग रहा है कि लोग, फिर लोग वाला से लूटे माने। आजा भाई, किसी को तकलीफ तो पहले। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस टेबल के बारे में, ठीक है। इस टेबल में कॉलम्स क्या क्या है? तो
ये स्पैम मिस्टर गौरव आपको रिमूव कर दिया जाएगा अगर आप स्पैम करेंगे तो। पीवीआई क्वेश्चन मिल जाएगा, डजंट मैटर, किसी भी सेमेस्टर में आपको बता देंगे, बस थोड़ा होल्ड रखिए, ठीक है। हम आपको जो जो बता रहे हैं ना उतना कम से कम पढ़ के जाइए, बाकी आपको देखिए, आपको एक बात बताता है, अगर आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कोई नहीं है, ठीक है। वो कोई बढ़िया बात बताता है, इतना एग्जाम हम अब तक दे चुके हैं, अगर आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके फेल होने का चांस है। अगर आप उस किस्म के विद्यार्थी हैं जो वीवीआई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आप मूर्ख हैं। क्यों मूर्ख हैं? क्या आप बोलेंगे क्या मतलब वीवीआई चीज क्या पढ़ना पड़ता है? तो आपको पढ़ना होता है वीवीआई टॉपिक्स। कि आप कभी कभी वीवीआई क्वेश्चन जो बच्चा ले रहा है ना तो समझ जाएगा वो चीट करने के लिए ले रहा है, कि ई क्वेश्चन है, मैच करेगा तो उतार देंगे, नहीं मैच किया तो बैठ के रोएंगे। लेकिन जो बच्चा वीवीआई टॉपिक्स पढ़ के जाता है, वीवीआई टॉपिक मतलब कुछ टॉपिक होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप वो सारा टॉपिक पढ़ के जाइएगा ना तो क्वेश्चन थोड़ा उससे इधर उधर में पूछेगा ना तो आप कुछ लिख पाइएगा। लेकिन आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा ना तो आप वर्ड बाय वर्ड मिलाइएगा, मिला तो ठीक है ना तो बैठ के रोइएगा। अगर सिर्फ टॉपिक का नाम बदल के पूछ देगा तो आपका वीवीआई क्वेश्चन फेल। बात समझ में आया सबको? ये बात हम हर एग्जाम में समझाते हैं, हर एग्जाम में जो बच्चा गेस लेके जाता है बाउंड का लड़ो नहीं, फेल हो गया। आपको बार बार कह रहा है वीवीआई क्वेश्चन पढ़ना बहुत बेवकूफी का काम है, वीवीआई टॉपिक्स पढ़िए। जैसे इसमें टॉपिक क्या क्या है, डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका टाइप्स है, डेटा मॉडल का टाइप्स है, एसक्यूएल है, एसक्यूएल का कमांड का टाइप्स है, जॉइन है, ठीक है। टॉपिक करके जाइएगा, ज्यादा काम करेगा। क्लियर? सबको समझ में आया? आज से किसी भी एग्जाम, हाँ बता देंगे, आज तो जितना हो पाएगा सभी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर 15 में बीबीआई क्वेश्चन होंगे, क्या बोल रहा है? हाँ वो 15 क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता दोस्त। जैसे हम आपको एक चीज दिखाता है, एक हम लोग नियो वाला पीडीएफ आपको दिया है, आप जब उस नियो वाला पीडीएफ को देखेंगे ना उसमें ऐसा कुछ सिलेबस में है ही नहीं है जो उसमें नहीं डाला हुआ है। ऑलमोस्ट सिलेबस का 90% टॉपिक उस 15 क्वेश्चन में डाला हुआ होगा। वेट, हम इस चीज को दिखाना चाहेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और दोस्त ध्यान रखना, ये आखिरी बात है जब किसी चैट में ले रहे हैं, अभी से अगर चैट का कोई बात ना सुने तो आप बस इतना समझ जाइएगा कि हम लोग आपको सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप जब इसमें देखेंगे तो क्या पूछता है, आरडीबीएमएस कॉर्ड रूल बताइए, ठीक है। और आरडीबीएमएस और उसके फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो ही क्या, कॉर्ड रूल हो ही क्या, मतलब आप समझ सकते हैं दोनों में से कोई एगो पक्का दिखेगा, नहीं भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, आ गया। डेटा टाइप्स ओरेकल में क्या क्या होता है, कैर वैर कैर टू, जितना डेटा टाइप ऑलमोस्ट सारा पूछा हुआ है, तो आप बस इस क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा तो आपको ओरेकल का सारा डेटा टाइप पता होगा। एसक्यूएल का जितना कमांड है, जैसे डीडीएल और डीएमएल दोनों का, क्रिएट डिलीट ड्रॉप जो भी है, 6 कमांड है, तो ये सब भी आपको इसमें दिख जाएगा। इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, चेक, नॉट नल, जितना भी कॉन्स्ट्रेंट है वो दिख ही रहा है। जॉइंस, जॉइन का अलग अलग टाइप, सब क्वेरी क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर जो भी है, इन यूनियन, इंटरसेक्शन। तो ऑलमोस्ट आपको सारा क्वेश्चन इसमें दिख जाएगा, ठीक है। चाहे आप ओरेकल ट्रांजेक्शन्स की बात करें, कर्सर्स, प्रोसीड्यूर या फंक्शन, दोनों में डिफरेंस वगैरह शायद होगा। ट्रिगर क्या होता है, और शॉर्ट नोट्स में जो बचा कुचा वो सब। आज समझ में आया? ऐसे समझिए जितना इसमें आप इसको एज ए क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा बड़ा मुश्किल है, बट एज ए टॉपिक पढ़ के जाइएगा तो काम कर जाएगा, ठीक है। समझे? तो वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ चीट करने वालों और मूर्ख बच्चों के लिए होता है, वीवीआई टॉपिक उनके लिए होता है जो थोड़ा पढ़ने की इच्छा रखते हैं, और ये करके सिर्फ आप एग्जाम पास कर सकते हैं, जॉब क्या आपको तो मतलब, जैसे वो मीम नहीं देखते कि आपको बीसीए किया है तो ठीक है, आपका झाड़ू उधर रखा है उधर लगाइए, ठीक है। अगर आप वीवीआई टॉपिक करके जाएंगे तो कुछ अच्छा कर लेंगे, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अपना मतलब अपना लेवल के हिसाब से सोच लीजिए, ठीक है। अपना मतलब अपना बुद्धि का जितना आपका सीमा है, बुद्धि का जितना शक्ति है, उस हिसाब से सोच लीजिए कि आप कौन से वाले कैटेगरी में हैं। अगर इस वाले कैटेगरी में है तो आप में से हम चाहते हैं कि जितने लोग अभी लेफ्ट कर जाइए, हम 3 तक गिनते हैं, अगर आपको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए आप अभी लीव कर जाइए, ताकि हम जान भी ले कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब दोबारा आए तो पहले ही रिक्वेस्ट आप लोगों का या डिक्लाइन हो जाए, ठीक है। आप में से जो लोग वीवीआई क्वेश्चन चाहते हैं वो मिलेगा एग्जाम के बाद, माइक्रो एक्रो इधर उधर से बन के कहीं ना कहीं आपके पास पहुंच जाएगा। जो लोग भी है, 3 नहीं 5 तक गिनते हैं हम, समय देते हैं, आप लोग निकल जाइएगा। 1 2 3 4 5। कोई नहीं, अब तो भी क्वेश्चन किसी को नहीं चाहिए, समझ में आ गया है कि कोई काम का चीज नहीं है, उससे सिर्फ अगर जाना है तो जा सकता है, ठीक है। गुड। कभी कभी हर चीज देना थोड़ी होता है, कुछ चीज का जवाब देना पड़ता है कि हाँ ये चीज जरूरत कहीं नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट।
इसमें कॉलम हम पूछे थे, कॉलम्स क्या क्या है इस टेबल में, पंकर भाई आयुष भाई रुक जाइए, कह रहे हैं इसमें कॉलम्स क्या क्या है, जल्दी जल्दी चैट में रिप्लाई करेंगे, जो जो हम पूछेंगे आप लोग बताते जाइएगा, तब हमको पता चलेगा कि अब तक जो बताएंगे कुछ काम किया है, अगर आप बताएंगे साथ साथ तो हम क्लास को और लॉन्ग करेंगे, वरना तो हमको शॉर्ट। गुड, आईडी नेम क्लास मार्क्स जेंडर ये सब क्या है आपका एट्रीब्यूट है, कॉलम बोलिए ठीक है, एट्रीब्यूट बोलिए, कॉलम बोलिए, प्रॉपर्टीज कहिए, सब एक ही बात है ठीक है। फिर बात करें अगर इसमें रोज का, नंबर ऑफ रोज कितना है, 4 राइट। नेक्स्ट 4 नहीं भाई, यहाँ पे 10 टोटल रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर, टोटल 10 रोज है। नेक्स्ट, और क्या था, इतना ही बस याद रखिए। और इसको कोई अगर टेबल का नाम देना हो तो आप क्या नाम देंगे इस टेबल को, कुछ तो आप एक नाम देंगे इस टेबल का, रिलेशन का क्या नाम दे सकते हैं, स्टूडेंट टेबल दे सकते हैं राइट, बहुत बढ़िया, स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट रिलेशन, रिलेशन बोल सकते हैं, बस नहीं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है, ये डिलीट करो, बेवकूफों का डिस्कशन था। नेक्स्ट, सिंपल क्या है कि इसमें जो ये आईडी है ना, आप देखेंगे कि आईडी कभी रिपीट नहीं हो सकता है, या फिर इसको समझिए आप रोल नंबर भी बोल सकते हैं स्टूडेंट के केस में, आप देखेंगे ये कभी भी रिपीट नहीं होगा, कोई दो स्टूडेंट ऐसा नहीं मिलेगा जिसका ये दोनों रिपीट हो जाए, ठीक है, ये हमेशा यूनिक होगा। तो एक चीज होता है डीबीएमएस में, किसी भी टेबल को हम लोग क्या बना सकते हैं, यूनिक, सॉरी किसी भी टेबल कह रहे हैं, किसी भी आप कॉलम जो है ना, कॉलम या एट्रीब्यूट, इसको क्या बना सकते हैं, यूनिक। यूनिक आप किसको बना सकते हैं, जिसका आपको पता है कि वैल्यू रिपीट नहीं होगा, ठीक है, जिसका आपको पता है वैल्यू रिपीट नहीं होगा, वैल्यू रिपीट नहीं होगा इस बात से मेरा क्या मतलब है, जब भी ये रो है, आप देख रहे हैं ये पहला रो है, इसमें अगर आईडी का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है, अगर इसमें आईडी 1 आ गया, सोनाक्षी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, अगर इसमें, हाँ कर देते हैं, हाँ नहीं नहीं, रहने दीजिए, हमको पता है, हम आप भरोसा रखिएगा, हम 1 से 2 सेकंड में रिमूव कर देंगे अगर किसी के एंड से आवाज आता है तो, ठीक है। अगर रोल 1 है, अगर पहले रो में रोल 1 है, तो कहीं भी ऐसा रो नहीं दिखेगा जिसमें रोल 1 हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप जेंडर देखिए, जेंडर को आप यूनिक नहीं कर सकते हैं, पहला रो में देखिए फीमेल दिख रहा है, दूसरा रो में देखे तो मेल दिख रहा है, तीसरे रो में जब देखेंगे तो फिर मेल दिख रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप इसमें किसको किसको बोल सकते हैं कि वो यूनिक है, जस्ट देख के बताइए इसमें से कौन कौन सा कॉलम आपको लग रहा है यूनिक है, भूल जाइए प्राइमरी की वगैरह, नॉन नल वगैरह, वो सब पे तो बाद में ही। आईडी यूनिक लग रहा है, नाम भी यूनिक लग रहा है, हमको लग रहा है कि उसमें कुछ रिपीटेशन है, नाम यूनिक, हाँ मतलब हो सकता है, बट अभी अभी के लिए सिर्फ इतना डेटा अगर हम लोग एग्जांपल ले तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, नेम भी यूनिक है, क्लियर, नॉन रिपीटेटिव। क्लास की बात करें तो क्लास यूनिक नहीं कह सकते, क्लास को यूनिक बोल सकते हैं क्या, नहीं, ठीक है। मार्क्स को, मार्क्स भी रिपीटेशन है, नहीं है, ठीक है, मतलब आप देखेंगे कि जो तीनों है यूनिक नहीं है, बट नेम आपको लग रहा है अभी की यूनिक नहीं है, अभी यूनिक नहीं है, मतलब सॉरी अभी यूनिक है, कभी रिपीटेशन नहीं हो रहा, बट आगे जाके पॉसिबिलिटी जब आप 10,000 स्टूडेंट 20,000 स्टूडेंट लाएंगे डेटाबेस में, तो आप देखेंगे कि हो सकता है कि रिपीटेशन हो जाए, बेसिकली 200-250 स्टूडेंट ही जाएंगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का करे तब भी आपको नेम रिपीटेशन दिख सकता है, इसलिए इसको कभी हम लोग यूनिक नहीं मानते, तो आप इसको यूनिक बना सकते हैं, ठीक है। यूनिक बनाने से क्या होगा, अगर आप इस कॉलम को यूनिक बनाएं तो ये एक रिस्ट्रिक्शन होगा नया डेटा डालने वाले पे, नया डेटा डालने वाले पे एक रिस्ट्रिक्शन होगा कि वो कोई भी ऐसा डेटा नहीं डाल सकता है, जैसे मान लीजिए हम एक रो लेके आएंगे, बोलेंगे हम रोल 2 नेम हर्षित क्लास 4 मार्क्स 55 जेंडर मेल, हम अगर ये लेके जाएंगे ना डाल रहे हैं, ये बोलेगा फटाक से बोल देगा कि देखो जो रो का वैल्यू है ना, जो तुम 2 देना चाहते हो वो पहले से ही 2 कोई दे के गया है, तो हम तो पूरा तुम्हारा रो ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब जो ये पूरा रो है, ये पूरा रो ही एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियर। आयुष बाबू मतलब नहीं मन लग रहा है क्या, तो पूरा रो ही एक्सेप्ट नहीं होगा, क्लियर। और एरर क्या देगा कि जो आपका ये डेटा है 2 आप देने की कोशिश कर रहे हैं आईडी के जगह पे या रोल के जगह पे, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिक कंस्ट्रेंट को वायलेट कर रहा है, यूनिक प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, क्लियर। तो अगर आपका टेबल बनाते टाइम ऐसा मन बने कि किसी एक कॉलम को हम ऐसा बनाना चाहते हैं कि कोई भी इसमें रिपीटेड डेटा ना डाल पाए, जैसे हम लोग कहाँ पे डालते हैं पता है, जब हम लोग अपना कोई
ऐप बना रहा होता है तो उसमें हम लोग मोबाइल नंबर को यूनिक कर देते हैं। मोबाइल नंबर को यूनिक क्यों कर देते हैं? क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि सेम मोबाइल नंबर से कोई दूसरा अकाउंट बना ले। एक मोबाइल नंबर से एक ही अकाउंट होगा, ठीक है। क्लियर? आप देखते होंगे इंस्टाग्राम में जो यूजर नेम है ना, उसके ऐसा वजह अगर उनका टेबल वाला डेटाबेस है, जो कि है नहीं, वो कुछ और फॉर्मेट यूज करते हैं, बट अगर टेबल वाला है तो उसमें जो यूजर नेम है ना इंस्टाग्राम का, वो क्या है, यूनिक है। आप किसी भी कीमत पे जो पहले से इंस्टाग्राम पे बना हुआ यूजर नेम, वो आप नहीं बना सकते हैं। क्लियर? इंस्टाग्राम में वो जो यूजर नेम है वो यूनिक है। व्हाट्सएप में जो व्हाट्सएप आप फोन नंबर देते हैं वो यूनिक है, क्योंकि आप एक नंबर से दो दो व्हाट्सएप अकाउंट नहीं बना सकते हैं। मतलब वो एक, अगर आप दो तीन जगह यूज कर सकते हैं लॉगिन करके, बट ऐसा नहीं कि आप दो तीन अकाउंट बना लेंगे। क्लियर? तो यूनिक के बारे में आप लोग समझ गए, ठीक है। और एक और चीज आपको समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉट नल। नॉट नल क्या होता है? नॉट नल, हाँ, जीमेल भी बहुत बढ़िया बात है पांशु, कि जीमेल भी जो होता है मेरा यूनिक है। आप सेम जीमेल जो बन चुका है वो आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर आप अंकित एट, मान लीजिए gmail.com, ये कोई ना कोई ले रखा होगा, तो आप ऐसा नहीं बना सकते। हाँ, आप ये जरूर बना सकते हैं अंकित डॉट, मान लीजिए आपको एक अपना डोमेन खरीदे, अंकित शर्मा डॉट कॉम, ठीक है। अगर आप एक अंकित शर्मा डॉट कॉम खरीदते हैं तो आप उसके, मतलब ये क्या है ना, आपका एक्चुअली होता है एड्रेस, ठीक है। ये आप जब भी आप जीमेल देखते हैं तो उसमें इधर वाला पार्ट होता है यूजर नेम, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये बताया था जीमेल के बारे में। आप इधर जो लिखते हैं ये होता है यूजर नेम, और फिर एट द रेट के बाद आप लिखते हैं एड्रेस, किस एड्रेस पे, किस जीमेल एड्रेस पे आपका जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग आज तक, हम लोग सब लोग जीमेल का एड्रेस यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, ठीक है। और उसी में हम लोग अपना यूजर नेम अंकित के अलावा कुछ और ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक नंबर से कितना मेल आईडी बन सकता है। दैट्स नॉट द रिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है, एड्रेस है। अब जीमेल के अलावा आप प्रोटोन मेल है, ठीक है, याहू का है, आउटलुक का है। आप देखते हो कुछ लोग आउटलुक बनाते हैं, अंकित एट आउटलुक डॉट कॉम, तो अलग अलग आपको दिख सकता है। या फिर मन करे तो आप अपना वेबसाइट का बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जनरली, जैसे इन लोगों का होता है सपोर्ट एट गूगल डॉट कॉम, से गूगल का है सपोर्ट एट गूगल डॉट कॉम, की सपोर्ट जो टीम है गूगल का, उस पर आपका मिल जाएगा। अगर गूगल का करियर वगैरह, जॉब वगैरह के लिए बात करें तो करियर एट गूगल डॉट कॉम वो लोग कुछ बना सकते हैं, पता नहीं है या नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही, ठीक है। तो आप गूगल करें तो मिल ही जाएगा। हाँ, गूगल करियर का ईमेल वगैरह कुछ कुछ होएगा, ठीक है। बट उससे हम लोग मतलब नहीं है। ये क्या होता है, जनरल जीमेल में यूजर नेम होता है, उसका एड्रेस होता है कि कहाँ पे वो जाएगा, ठीक है। इस एड्रेस पे, एक एड्रेस पे, जैसे गूगल डॉट कॉम पे एक ही सपोर्ट नाम का यूजर हो सकता है। अगर दूसरा कोई बनेगा तो सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सपोर्ट एट याहू डॉट कॉम, तो ये बेसिकली याहू डॉट कॉम के एड्रेस पे है। क्या कह रहे हैं, सबको समझ आएगा? ये बस फालतू डिस्कस है, इसमें कुछ है नहीं, आप आगे चाहे तो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बस इतना याद रखिए कि हम लोग यूनिक समझ लिए कि किसी टेबल में कोई भी डेटा रिपीट नहीं हो तो उसको यूनिक बोलेंगे। नॉट नल कब होगा? नॉट नल ना, आप जिस भी कॉलम को, जैसे अभी अगर क्या, अभी अगर कोई भी कॉलम नॉट नल सेट नहीं है ना, अगर जेंडर को नॉट नल नहीं सेट किए हुए, इसको नॉट नल नहीं सेट किए हुए, तो अभी क्या है, अगर हमको अपना डेटा देना है, मान लीजिए हर्षित के लिए तो हम 11 दिए हैं, हर्षित दिए नाम, ठीक है। क्लास में मान लीजिए हम बोल दिए कि हम 1 क्लास में है, मार्क्स में हम बोल दिए कि मेरा 98 मार्क्स है, और यहाँ पे हम लोग नल पास कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नल पास कर दिए। नल मतलब हम दिए ही नहीं, हम बताए नहीं कि जेंडर क्या है, ठीक है। मतलब हम पास नहीं है मेल फीमेल। तो नल मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी हम बताए नहीं, बाद में बताएंगे, ठीक है। सेम अगर हमको मार्क्स के लिए करना है तो मार्क्स के लिए बोल सकते हैं नल। अभी मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मार्क्स। वैसे जेंडर जनरली सबको पता होता है तो हम लोग लिख देते हैं कि मान लीजिए मेल, ठीक है। मार्क्स, मान लीजिए मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो हम इसको खाली छोड़ सकते हैं। क्लियर? सबको समझ में आया? नल का मतलब क्या होता है? नल का मतलब समझिए, ये जीरो नहीं, जीरो तो अपने आप एक वैल्यू है, जीरो क्या है, अपने आप में एक वैल्यू है। नल का मतलब होता है एग्जैक्टली कुछ नहीं, ठीक है, वहां खाली है। वो नल भी डेटा नहीं है, समझे, वहां पे NUL ये भी नहीं है, खाली है बस, कुछ नहीं। कुछ नहीं को बोलने के लिए हम लोग नल बोलते हैं। क्लियर? नल कब होता है? जब आप किसी, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको ना एक सेल के तौर पे याद रख सकते हैं। ये क्या, एक सेल है, रो कॉलम आप जानते होते हैं, सेल तो समझते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। किसी सेल के लिए आप, मतलब किसी रो में, देखिए नल कब आता है, ध्यान से सुनिएगा, नल कब आता है? जब आप कोई रो नया डालने जा रहे हैं, जब भी आप कोई नया रो इंसर्ट करने जा रहे हैं, और उस टाइम आप क्या करते हैं,
जो नहीं मानेगा लोग जाएगा क्या दोस्त। जब भी आप कोई नया इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं रो, उस टाइम अगर किसी कॉलम का वैल्यू आप नहीं देते हैं, जैसे ये वाला रो अगर हम इंसर्ट करने जाएं, ठीक है, ये वाला इंसर्ट करने जाएं एंड इस टाइम अगर हम लोग मार्क्स का वैल्यू ना दें, मार्क्स की जगह पे खाली छोड़ दें, तो वहां पे क्या जाएगा, नल रख दिया जाएगा, मतलब कुछ नहीं। क्लियर। नल के बारे में सबको क्लियर होना चाहिए। नल का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ नहीं देते तो नल चला जाता है। बट डालने वाला हो सकता है कि इसी को खाली छोड़ के चला जाए, आईडी ही ना दे, मैंने चीज नहीं दिया, या फिर कुछ भी वो मन करेगा तो छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई एक कॉलम पे नहीं रिस्ट्रिक्शन हो कि इसका वैल्यू तो कम से कम देना ही देना है, आप हो सकता है मार्क्स मत दो चलेगा, बट इसको तो आप दो ही दो, कम से कम ये जो आईडी है ये दो। तो आप इस पे एक एट्रीब्यूट लगा सकते, सॉरी इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट, बोलते हैं कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट नहीं कंस्ट्रेंट कहते हैं। कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि ये नॉट नल रहेगा। क्लियर, समझ में आया सबको। जिस पे भी आप नॉट नल लगा देंगे ना, उसका वैल्यू बिना दिए कोई रो ही नहीं डाल सकता। जैसे अगर ये अभी अभी अगर ये मार्क्स कॉलम में अगर मार्क्स कॉलम को हम नॉट नल बनाए होते, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्क्स कॉलम नॉट नल होता तो ये रो एक्सेप्ट ही नहीं होता, ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर ही बोल देता कि ये नहीं जाएगा, क्योंकि वो मार्क्स कॉलम में नल देना नहीं है और तुम दे रहे हो तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, ये दोनों प्रॉपर्टी सबको समझ में आया, यूनिक और नॉट नल। यूनिक कब, किसी कॉलम को अगर आप यूनिक बना दिए तो उसमें वैल्यू रिपीट नहीं होगा। अगर आप किसी कॉलम को नॉट नल बना दिए तो उसमें आप नल नहीं रख सकते, यानी खाली नहीं छोड़ सकते, ठीक है। यूनिक बोलता है कि डुप्लीकेट डेटा मत दो, डुप्लीकेट डेटा मत दो, रिपीटेड डेटा मत दो। नॉट नल बोलता है तुम डुप्लीकेट दे दो। जैसे मान लीजिए आप अगर इसको नॉट नल बना दीजिएगा ना, मार्क्स को नॉट नल बना दीजिएगा, तब भी ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट करेगा, बोलेगा भाई 55 पहले से है, तुम फिर 55 दे रहे हो, कोई बात नहीं, दो बस, दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। यूनिक बोलता है कि अच्छा हाँ, यूनिक अगर आप किसी कॉलम को सिर्फ यूनिक बनाइएगा ना, अगर आप किसी कॉलम को सिर्फ यूनिक बनाइएगा तो वो क्या हो सकता है, वो खाली भी ले लेगा। जैसे मान लीजिए आप अगर आपका ये वाला सिर्फ यूनिक है तो आप यहाँ पे ये वाला मान लीजिए दीजिए ही नहीं। कभी आपके मन में आएगा अगर आप इसको यूनिक बना रखें, मान लीजिए आप एक चीज थोड़ा सा कर देते हैं, सपोज कीजिए कि हम लोग इसको यूनिक बनाए हैं और इसको नॉट डाल दो, ये मान लीजिए कि ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अच्छा ये अगर नॉट नल है तो ये नॉट नल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका रिपीटेड डेटा जरूर एक्सेप्ट कर लेगा 55, ठीक है, ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। क्लियर, ये नल नहीं हो एक्सेप्ट, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम लोग लिख देते हैं 56 तो एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वाला रो क्यों एक्सेप्ट होगा, क्योंकि देखिए आप बोल रहे हैं हर्षित तो बोलेगा ठीक है, वन बोल रहे हैं ठीक है, ये मतलब 56 पहले कहीं था, आप फिर भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है, मेल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिक की जगह पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं, तो यूनिक अगर ये है तो ऐसा कोई इसमें वैल्यू थोड़ी है जो खाली नहीं है, ये भी खाली नहीं है, ये भी खाली है, तो आप खाली वाला दे सकते हैं। क्लियर, ये समझ में आया सबको। अगर किसी कॉलम पे यूनिक लगा है तो आप उसको बिना दिए भी भाग दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई और नहीं था तो आप नहीं दिए, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे बात आता है कि यूनिक और नॉट नल जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो बात आता है प्राइमरी की या प्राइम एट्रीब्यूट के बारे में। तो जो प्राइमरी की और प्राइम एट्रीब्यूट किसको बनाते हैं, प्राइमरी की और प्राइम एट्रीब्यूट किसको बनाते हैं, पूरे टेबल में इधर से उधर तक देखते हैं, इधर से उधर, उसमें कोई एक ऐसा कॉलम ढूंढेंगे। प्राइमरी की बनाने का सबसे अच्छा बात याद है, मतलब यही रूल है, सब इसी को फॉलो करते हैं। प्राइमरी की जिसको भी बनाएंगे उसको हम लोगों को नॉट नल और यूनिक दोनों उस पे लग जाएगा, ठीक है। बेसिकली अगर आप कहते हैं कि आप जो है एक काम करते हैं, यूनिक हम लोग इस पे लगा देते हैं, यूनिक इस पे लगा देते हैं, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल में इसमें प्राइमरी की लगाएंगे। देखिए अगर आप चाहते हैं ना कि ये जो आईडी है, ये आईडी यूनिक भी हो जाए, यूनिक हो जाए मतलब कोई इसमें रिपीटेड वैल्यू भी नहीं डाले और कोई खाली भी ना छोड़े। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि कोई रिपीटेड वैल्यू भी ना डाले और कोई खाली भी ना छोड़े, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पीके बना देंगे। पीके का और भी फ्यूचर में एडवांटेजेस है। पीके मतलब होता है प्राइमरी की, या फिर अगर आप इसको एट्रीब्यूट की भाषा में कहिएगा तो प्राइम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं। क्लियर,
क्या ये सबको क्लियर है जो हम बोले? अरे नहीं, यूनिक आपका नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकता है। अगर आप किसी कॉलम को यूनिक बनाएगा ना तो वो नल वैल्यूज भी एक्सेप्ट करेगा, बट पीके बनाइएगा तो वो न नल वैल्यू लेगा न रिपीट वैल्यू लेगा। बात समझ में देखिए, पीके का मतलब क्या होता है ना, आपको अब आपको लगा होगा कि जब हमको पीके पढ़ाना था तो यूनिक और नॉट नल क्यों पढ़ा, क्योंकि जरूरी था। पीके बाय डिफॉल्ट यूनिक और नॉट नल दोनों होता है। क्लियर? मतलब आप इसमें नल वैल्यूज भी नहीं दे सकते और रिपीटेड वैल्यू भी नहीं दे सकते। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? किसी कॉलम को पीके बनाने का मतलब है यूनिक प्लस नॉट नल। देखिए, अगर आपको डाउट है तो आप सिंपल यहाँ पे गूगल कीजिए, इज पीके यूनिक प्लस नॉट नल। देखिए क्या बोलेगा। यस, ए प्राइमरी की इज इनहेरेंटली बोथ यूनिक एंड नॉट नल, मतलब यूनिक भी होता है और नॉट नल भी होता है। बाय डेफिनेशन इन एसक्यू स्टैंडर्ड एसक्यूएल दीस फंडामेंटल प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाई। कुछ बोला यूनिकनेस का मतलब है नो रूट, नो टू रोज कैन, नो टू रोज इन टेबल कैन हैव सिमिलर सेम प्राइमरी की वैल्यू। वही है कि मतलब दो रो में सेम वैल्यू नहीं हो सकता। नन नलेबिलिटी मतलब नल वैल्यू नहीं डाल सकते, और सिंगल पर टेबल। अच्छा, ये तीसरा रूल था जो भी हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सिंगल पर टेबल का मतलब क्या है, एक टेबल में एक ही पीके होगा। ठीक है, ऐसा समझिए एक मूवी में जैसे एक ही पीके होता है, वैसे ही एक टेबल में एक ही पीके होगा। किसी एक को ही आप प्राइमरी की बना सकता है, दूसरे को मतलब ऐसा नहीं कि आईडी को बोल दे तुम भी प्राइमरी की, और इधर से नाम उठा ले बोले तुम भी प्राइमरी की, ऐसा नहीं बना सकते। क्लियर? हाँ, यूनिक दो हो सकता है, एक टेबल में दो नॉट नल हो सकता है, ये भी चीज है। हाँ, अब पर्पस क्यों है, ऐसा एक कॉलम क्यों बनाते हैं जो यूनिक और नॉट नल दोनों, सबसे जरूरी बात कि ऐसा कॉलम बनाता क्यों है। हर टेबल में ना एक पीके हम लोग बनाते हैं। पीके का फायदा होता है कि जब रो को ढूंढना होता है ना, रो को ढूंढना होता है, तो ऐसा मुझे कोई एक चीज होना चाहिए ना जो बोले तो हमको मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी क्लास में घुसे, अगर हम बोलते रोहित खड़ा हो जाओ, तो आपको पता हो सकता है दो तीन को खड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि अगर, चलिए एक चॉकलेट देना है, हम प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि हम प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हैं, हम कुछ बाहर से चॉकलेट वगैरह लेके आए हैं, स्कूल के लिए गेस्ट हैं, और हम बोले कि जाके क्लास 4 में रोहित को ये चॉकलेट दे दीजिए, और एक चॉकलेट लेके कोई वहां का प्यून जाएगा और बोलेगा रोहित तुम्हारे लिए चॉकलेट है। हो सकता है क्लास में तीन को रोहित खड़ा हो जाएगा, बोला लाओ चॉकलेट, तो मारपीट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका, आप जो एट्रीब्यूट दिए आप बोले नाम से ढूंढ के ले आओ, तो हो सकता है कि तीन चार निकल के आएगा, मारपीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप थोड़ी देर बाद आप सोचें कि एक काम करते हैं। एक चीज होता है मोबाइल नंबर, जो सबके लिए यूनिक होता है। अगर हम मोबाइल नंबर देंगे तो पक्का एक उसी नंबर का बच्चा निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा। तो मान लीजिए आप मोबाइल नंबर 525 625 एक मोबाइल नंबर था, ठीक है, मान लीजिए 6 अंक का था, 525 625। आप बोले जिस भी बच्चे का ये मोबाइल नंबर है, जिस भी बच्चे का ये मोबाइल नंबर है उसको जाकर चॉकलेट दे दो। अब वो देने गया तो वो देखा क्या कि इस नंबर का तो कोई बच्चा है ही नहीं, ऐसा कोई बच्चा क्लास में नहीं जिसका ये मोबाइल नंबर है। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल नंबर दिए ही नहीं है, मतलब वो नल छोड़े हुए मोबाइल नंबर का वैल्यू, मतलब उनके लिए मोबाइल नंबर उनके पास है नहीं। तो उस कंडीशन में क्या मोबाइल नंबर से चॉकलेट वाला बच्चा ढूंढा जाएगा? मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिसका मोबाइल नंबर होगा ही नहीं। तो देखिए, नॉर्मल यूनिक कॉलम जो होता है उससे भी रो को फाइंड करना मुश्किल है, मतलब किसी रो को फाइंड करना मतलब बेसिकली किसी स्टूडेंट को फाइंड करना। किसी यूनिक से तो फाइंड करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि वो रिपीटेड निकल जाएगा, तीन चार को निकल जाएगा रो ऐसा एक के जैसा। हो सकता है अगर आप नॉर्मल वाले से ढूंढने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं सॉरी, अगर यूनिक होगा तब तो आप मतलब ढूंढ सकते हैं, बट यूनिक वाले में दिक्कत क्या है कि अगर नॉट नल रहा, मतलब सॉरी यूनिक वाले में अगर नल निकल गया, देखिए यूनिक कॉलम में नल वैल्यूज आ सकता है। तो अगर नल वैल्यूज आ रहा है इसका मतलब आप यही समझेंगे कि वो, मतलब उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पीके बनाया गया प्राइमरी की, जिसमें बोला गया कि न ये सबके लिए ये वैल्यू मिलेगा ही और रिपीटेड भी नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा तो मेरे लिए यही है ना कि प्राइमरी की से ढूंढेंगे कि ये हमेशा फील्ड भी मिलेगा वैल्यू, मतलब ऐसा भी नहीं कि कभी नल होगा, हमेशा नॉट नल रहेगा, ठीक है, और साथ में हमेशा यूनिक भी रहेगा। तो इससे फाइंड करना इजी होगा। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
हम लोग क्लास में कोई ऐसा एट्रीब्यूट ढूंढते हैं, जैसे होता है नॉर्मली हमारे कॉलेज और क्लास में होता है रोल नंबर। आपको पता है कि हर बच्चा का एक रोल नंबर होता ही होता है। ऐसा कोई बच्चा कॉलेज में नहीं होगा जिसका रोल नंबर ही हो, बोले कि मेरे पास रोल नंबर नहीं है। वो अगर कॉलेज में है मतलब उसके पास रोल नंबर जरूर होगा। तो मतलब नॉट नल होने का तो सॉरी नल होने का तो चांस ही खत्म है, नल होने का चांस खत्म है। नेक्स्ट बात रहा यूनिक का, तो आपको पता है किसी दो बच्चे का सेम रोल नंबर नहीं होता है कॉलेज में, तो इसलिए रोल नंबर हमेशा प्राइमरी की होता है। समझ में आया बात? प्राइमरी की मतलब यूनिक के साथ नॉट नल, ठीक है। एक दूसरा बात लिख देते हैं, वन पीके इन ए टेबल। एक टेबल में कितना पीके होगा? एक टेबल में एक ही पीके होगा, ठीक है। उसके बाद क्या याद रख सकता है? एक और बात याद रखिए, यूज टू आइडेंटिफाई रोज, ठीक है। मतलब आप मान लीजिए पूरे टेबल में ना किसी एक रो को सर्च करना है, तो सबसे ज्यादा हम लोग भरोसा कर सकते हैं पीके पे, क्योंकि पता है इसका वैल्यू रिपीट भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा कि कभी नल पे, ठीक है, किसी के लिए नल हो। क्लियर? पीके का मतलब यूनिक, ऐसा कॉलम जो हमेशा यूनिक रहेगा, हमेशा नॉट नल रहेगा। मतलब आईडी कभी रिपीट नहीं होगा, कभी खाली नहीं होगा, ठीक है। आईडी कभी रिपीट नहीं होगा, खाली नहीं होगा। आईडी अगर पीके है तो न कभी रिपीट होगा, न कभी खाली रहेगा, मतलब न कभी नल होगा। क्लियर? नल रहना और खाली रहना दोनों बात सेम है। आप में से कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड। गुड। नेक्स्ट, यही है प्राइमरी की आपका पीके। पीके फिर कहाँ गया पीके भाई? आ जाओ। यही पीके है, बोल रहा है यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रोड, और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। अगर इस नोट्स में भी एक चीज डाल दें तो ये क्या होता है जनरली? यूनिक प्लस नॉट नल। हम तो ऐसे याद रखे हुए हैं कि भाई इसका काम क्या है, तो हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या है, तो दो प्रॉपर्टी है, यूनिक रहेगा हमेशा और नल कभी नहीं होगा। और एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है, तो एक ही हो सकता है। बस इतना ही बात याद रखना है प्राइमरी की के बारे में। एग्जांपल के लिए आप याद रख सकते हैं, टेबल में क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट टेबल में क्या होगा, रोल नंबर हो सकता है। और टीचर का टेबल में टीचर का आईडी हो सकता है, ठीक है। अगर मान करें पूरे इंडिया में सिटीजन्स का बात करें तो आधार नंबर एक हो सकता है, ठीक है। क्या आधार नंबर प्राइमरी की हो सकता है? इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या आधार नंबर प्राइमरी की हो सकता है? नहीं है। क्योंकि देखिए हर इंसान जो पैदा होता है, जरूरी नहीं कि वो पैदा होते ही के दिन से उसका आधार कार्ड बन जाए। वो इंडिया का सिटीजन तो है, मतलब इंडिया के सिटीजनशिप में सिटीजन तो है, बट क्या आप उसको बोल सकते हैं? मतलब देखिए आधार नंबर क्या है, आधार नंबर यूनिक तो है, कोई शक का बात नहीं, आधार नंबर यूनिक नहीं, यूनिक है, बट ये क्या है, नॉटनल नहीं है, इसलिए हम उसको प्राइमरी की नहीं मानते हैं, ठीक है। इंडिया में कोई भी प्राइमरी की नहीं है, सिटीजन्स में कोई भी कॉलम या एट्रीब्यूट ऐसा नहीं है जिसको प्राइमरी की बोल सके। क्लियर? आधार नंबर प्राइमरी की क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आधार नंबर नहीं है। क्लियर? अगर मान लीजिए सब है उनका बना भी दिया जाए, तो फिर भी जो हर बच्चा पैदा होता है उसका पैदा होता ही नहीं बना दिया जाता है। क्लियर? मतलब एक्सेप्शन नहीं है, मतलब जैसे मान लीजिए चलिए आपको हम अभी दे दिए, अभी आपको हम पूरे देश का कंट्रोल दे दिया, बोले एक टेबल में सारा देश का सिटीजन को डाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या उसमें एक कॉलम बनाइएगा आधार नंबर का, हर सिटीजन का एक आधार नंबर है, ठीक है। तो क्या आप बोल सकते हैं कि वो उसको आप प्राइमरी की बना दे सकते हैं? नहीं बना सकते। क्योंकि देखिए उस सिटीजनशिप के टेबल में तो आपको उस बच्चे को भी इंसर्ट करना पड़ेगा जो अभी 5 मिनट पहले पैदा हुआ, उसका नाम, उसका पिता का नाम इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि अपना कस्टम कॉलम बना दीजिए, मान लीजिए सिटीजनशिप आईडी या फिर ऐसा कुछ, बस सिटीजनशिप आईडी ऐसा कुछ बना लीजिए और वो आईडी डाल दीजिए, और फिर फ्यूचर में जब वो आधार कार्ड बनवाएगा तो उसका नंबर उस टेबल में ऐड कर दिया जाएगा। ये बात सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? देखिए अब जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेगा तो रियल लाइफ में ये सब एग्जांपल आपको दिखेगा, ठीक है। तो दूसरा मान लेते हैं, एक कंपनी में एम्प्लॉय आईडी, एक कंपनी में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की हो सकता है नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा जिसके पास एम्प्लॉय आईडी ना हो, सबके पास होगा, क्योंकि ज्वाइन करता है उसी दिन उसको आईडी दिया जाता है, तभी उसको एम्प्लॉय माना जाता है, ठीक है।
और दूसरा, कोई भी दो एम्प्लॉय खड़ा नहीं हो सकता कि मेरा भी 108 है और मेरा भी 108 है। वो गलती नहीं होता है, ठीक है। वो जनरली देता ही नंबरिंग वाइज है कि 108 इसको दिया तो नेक्स्ट 109 देगा, ठीक है। फॉरेन कीज क्या होता है? फॉरेन की बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, देखिए अभी क्या है कि अगर मान लीजिए हमको सबका कोर्स स्टोर स्टोर करना है। कोर्स क्या हो सकता है? बीसीए। ड्यूरेशन कितना होगा? थ्री। चलिए यहाँ पे लिखते हैं सबके कोर्स का नाम। बीसीए, इसका क्या है? मान लीजिए बीबीए है, इसका क्या है? एक मिनट यार, सबका ऐसे लिखना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा ये तो। बीबीए, फिर मान लीजिए बीएससी, ठीक है, फिर बीकॉम, फिर बीबीए, फिर बीएससी, फिर बीसीए, बीबीए, बीए, बीएससी, फिर बीबीए मान लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है? कोर्सेज का नाम है। क्लियर? क्लियर है सब लोग? ये क्या है? अलग अलग कोर्सेज का नाम है, राइट। सपोज कीजिए कि ये भी, और यहाँ पे सब कोर्स का क्या होगा? सब कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है, जैसे मान लीजिए इसका 3 साल, 3 साल, 3 साल। बीकॉम मान लीजिए 4 साल का है। जनरली अभी तो वैसे 3 साल का ही होता है, बट हम लोग सिर्फ अब उसके लिए लिख देते हैं तीन तीन। इसको मान लीजिए 4 साल का है, तीन। इसको भी 4 साल, मान लीजिए इसको 3 साल मान लीजिए, ठीक है। क्लियर? शायद वो अभी वो लोग है 4 का, ठीक है। और क्या हो सकता है? और हो सकता है फी, ठीक है। मान लीजिए सबका फी होगा। फी कितना होगा? इसका होगा 3300, ठीक है। मान लीजिए जो बीसीए है, बीसीए वाले हैं, इसका फी कितना है? 3300। जो बीबीए है, इसका फी है, इसका भी 3300। बीएससी वालों का है मान लीजिए 5000। इस सब का हम 5000 लिखते चलेंगे, ठीक है। इसका भी 5000 मान लेते हैं। इसका 3300, 3300, 3300, इसका 5000। अभी हम क्या करना चाहते हैं आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा। इसका भी 5000, इसका 3300। क्लियर? तो ये आपको तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दिख रहा है। क्या आपको दिख रहा है? क्या ये तीनों चीज दिख रहा है आप लोगों को? अगर स्टूडेंट के लिए, अच्छा ये वो पता नहीं बच्चा का कोर्स है 4 5, पता नहीं, ये क्लास आप समझ लीजिए, बस क्लासरूम का बात हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए उतने याद रखे। ये कोर्स ईयर फी लगाती है, ठीक है। बट आपको नहीं लग रहा ये कितना बड़ा बेवकूफी है इस तरह से स्टोर करना? जैसे मान लीजिए अगर किसी का फी चेंज हुआ बीसीए का, अगर बीसीए का फी चेंज हुआ तो कहाँ कहाँ चेंज करना पड़ेगा? यहाँ 3300 से बढ़ा के 3400 करना पड़ेगा। फिर यहाँ भी 3400 करना पड़ेगा। फिर अगर कोई और जैसे बीबीए का भी चेंज हुआ तो सब जगह चेंज करना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट ऐड होगा सब जगह चेंज होगा। होगा या नहीं होगा? क्या ये सब जगह चेंज करना पड़ेगा? गुड। तो इसी लफड़े का एक सॉल्यूशन है, बताते हैं सॉल्यूशन। ए लाला, इसी लफड़े का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है? ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि देखो, ये जो टेबल है इसको बनाओ अलग, इस टेबल को अलग बनाओ, ठीक है। इसको छोटा करते हैं, यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस टेबल को ये बोलता है कि अलग ले चलो। टेबल तो अलग हो गया, ठीक है। मतलब ये एक अलग स्टूडेंट टेबल हो गया। मान लीजिए ये एक स्टूडेंट रिलेशन हो गया। ये जनरली आप नॉर्मलाइजेशन में ये सब करते हैं, टेबल्स वगैरह ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप्स को तोड़ देते हैं या फिर रिलेशनशिप को कंबाइन कर देते हैं कभी कभी। तो स्टूडेंट, और ये क्या हो गया? कोर्स। क्लियर? इसको कोर्स नहीं, जनरली कोर्सेज बोलते हैं, और इसको स्टूडेंट्स टेबल बोलते हैं। टेबल का नाम हमेशा एस लगा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। क्लियर? तो अब जब यहाँ रखेगा ना, तो यहाँ पे क्या रखता है? ये रिपीटेड वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। ये क्या करेगा? बीएससी रख लिया, बीकॉम रख लिया, अब बीपीए बीएससी बीकॉम है ना, सब रिपीटेड है ना। सॉरी, बीए वाला एक वो है। हाँ, बीबीए हटा दे, ठीक है, राइट।
ये 3-3 साल का है। चलिए काम करते हैं, क्विकली एडिट कर देते हैं। ये 4 साल का है, 4 साल का है, 4 साल का है, ठीक है। 3300 का है। ये आपका बस 5,000 का है। क्लियर? तो आपको समझ में आया कितना आसान हो गया। बट अब बात है कि मतलब जब स्टूडेंट के लिए पता कैसे चलेगा कि कौन से स्टूडेंट किस कोर्स में है, राइट? कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में, ये कैसे पता चलेगा? यही चीज पे बात आता है फॉरेन की का। यहाँ पे आप एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या? एक और कॉलम बनाते हैं, इसका नाम रख देते हैं, सॉरी यहाँ पे भी एक कॉलम चाहिए होगा आपको। वैसे तो आप कोर्स नेम को भी यूनिक बना सकते हैं, बट बेटर है कि आप यहाँ पे आईडी यूज कर दीजिए। दोस्त, रुक जा भाई, बाद बोल लेना। बोल रहा क्या तो लोग करेगा भाई। गुड, हो गया तुम्हारा जिम्मे, मिशन सक्सेसफुल। क्या कह सकते हैं लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान। C2, C3, C4, C5, मान लीजिए ये इस तरह से आप कुछ बना रखे हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 भी आप नाम दे सकते हैं, जो आपके दिमाग में आप दे सकते हैं। क्या मान लीजिए हम लोग इसको CID मान लेते हैं, बेसिकली CRID कोर्स आईडी मान लीजिए, या फिर CID लिख दीजिए कोर्स आईडी, जो भी आप यूज करना चाहें कॉलम का नाम, ये कंप्लीटली आपके ऊपर। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका कोर्स आईडी है। अब आप क्या करेंगे, जो ये आपका यहाँ वाला है ना, यहाँ पे आप एक चीज लिख देंगे, एक कॉलम बना देंगे CID नाम का, ठीक है, कोर्स आईडी, और यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे ये बच्चा किस में था। ऊपर वाला चाहे BCA में था ना, तो इसको C1 दे देंगे, BBA में था तो इसको क्या दे देंगे, C2, BSc में था तो C3, BCom में था C4, फिर BBA में था C2, फिर उसका BCA में था तो उसके लिए क्या स्टोर कर लेंगे, C1, फिर BBA था C2, फिर BA है तो वो BA के लिए C5 है अपने पास, BSc के लिए फिर है आपके पास C3, फिर BBA है तो उसके लिए C2। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कितना इजी हो गया इस टेबल में इस तरह से रखना। क्लियर? एक्चुअली बस एक यहाँ पे हम लोग एक रो बढ़ाए, इससे बहुत फायदा है। ये क्या किया ना, बस अभी के लिए ना समझिए, दो टेबल्स में जब डेटा अपना रखते हैं, एक टेबल स्टूडेंट्स टेबल रख दिया और एक कोर्सेज टेबल रख दिया, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया इसका यूज करके। तो ये जो है ना, आप देख रहे हैं, ये है FK। CID क्या है? CID एक ऐसा कॉलम है जिसका कहीं ना कहीं रिलेशन है किसी और टेबल से, राइट? मतलब जैसे एक बाहरी टेबल का कॉलम है ना, CID वहां का कॉलम है, राइट है कि नहीं? वहां का कॉलम था। तो अगर आप उसको अपने टेबल में ऐड कर रहे हैं, बेसिकली करते क्यों है, लिंकिंग के लिए, कि अगर जॉन का कोर्स हमको देखना होगा तो यहां से C1 लेंगे, और ये पता है कि किससे टेबल से है, किस टेबल से है, कोर्सेज टेबल से कनेक्टेड है। ठीक है, ये कोर्सेज, आप जब टेबल बना रहे होंगे ना, जब आप स्टूडेंट्स टेबल बना रहे होते हैं, स्टूडेंट्स टेबल बनाते टाइम अगर आप उसमें ये CID ऐड करते हैं तो आप बता देते हैं कि CID मेरा एक फॉरेन की है, FK है, और ये किस टेबल से लिंक है ये भी उसी टाइम बताना होता है, तो आप बता दिए कि कोर्सेज टेबल से लिंक है। ठीक है, तो बस अब जो ये लिंक है इसमें भी सेम प्रॉपर्टी होता है, यूनिक होगा, नॉट नल होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी और टेबल का वो होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली बताते हैं, इसके लिए रूल सिंपल है, ये किसी और टेबल में प्राइमरी की होना चाहिए। यहां पे आप किसी को फॉरेन की तभी बना सकते हैं जब वो किसी और टेबल में प्राइमरी की हो। क्लियर? जैसे इस टेबल में क्या होगा, अपना PK रहा होगा, कहीं का PK, कहीं FK बन सकता है, जैसे मतलब कहीं का प्रधानमंत्री हो सकता है, यहाँ के गेस्ट बन सकता है। क्लियर? ये समझ में आया सबको? वहां पे जो ये CID है वो PK रहा होगा, प्राइमरी की। आप देख रहे हैं ये कभी हमेशा यूनिक रहेगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो वो आके यहाँ पे फॉरेन की बन जाएगा। इंडिया में कोई अगर आदमी आता है, इंडिया में अगर कोई आदमी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरनर पर्सन। फॉरनर पर्सन या फिर फॉरनर इंसान, पर्सन, जो जैसे बोलते हैं बोल लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर स्टूडेंट टेबल में एक बाहर का कॉलम CID आया है तो आप इसको क्या बोलिएगा, फॉरेन की बोलिएगा, या फॉरेन एट्रीब्यूट बोलिएगा, फॉरेन कॉलम बोलिएगा, तो वही चीज है। क्लियर? इसलिए इसको फॉरेन की बोलते हैं, फॉरेन एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है,
इसको प्राइमरी की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्राइमरी की है, मेन है, ठीक है। ये इसको इसलिए फॉरेन बोलते हैं क्योंकि ये बाहरी है। बाहरी क्यों है? क्योंकि यहाँ से वहां तक कुछ सिस्टम बिठाया गया, ठीक है। जस्ट वांटेड टू आस्क if right now I would love to work with you there was please DM us as soon as possible, but जिस तरह का आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहे थे, शांत रहिए, ठीक है। एंड इधर उधर ना करे तो अच्छा है। एक अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दीजिए और जो आप चीज पूछ रहे हैं उसके लिए आप DM कीजिए, जरूर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। गुड। फिर 2-3 बार नहीं, हम सब एक बार ही सभ्य बच्चों का निशानी है, 2 बार नहीं, ठीक है। क्लियर? गुड। अगर आपको लगता है कि हम आपका रिएक्शंस वगैरह नहीं देखते हैं तो काश हमारे पास हम आपको फोन से दिखा पाते कि मेरे बगल में एक स्क्रीन लगा है जिसपे हम सबको देख पा रहे हैं, चैट भी खुला हुआ है। इस कंप्यूटर पे सिर्फ हम वो देख रहे हैं जो हम चाहते हैं कि आप लोग देखें। यहाँ तक सबको क्लियर है? यूनिक की समझ में आ गया, फॉरेन की समझ में आ गया, प्राइमरी की समझ में आ गया। ये सब कोड में कैसे बनेगा? बहुत इजी है, कोड सबका आसान है, बट आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बनाना है। देखिए, कैसे बनाना है चैट जीपीटी आराम से कर देता है, बट एज अ डेवलपर आपको ये सोचना पड़ता है कि किसको प्राइमरी की बनाया है, किसको फॉरेन की बनाया है, किसको यूनिक बना के छोड़ दें, किसको नॉर्मल रखें, किसको कुछ नहीं करें, किसे मार्क्स कुछ करें, क्यों करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही नॉर्मल कॉलम है, ऐसे ही बेगाड़ी बैठा हुआ है, ठीक है, तो रहने दिया जाए। अब आप देख रहे हैं एक चीज होता है ईआर डायग्राम, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ईआर डायग्राम क्या होता है? इसको बोलते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का मतलब होता है कोई भी टेबल होता है या फिर पूरा डेटाबेस, उसको आप इस चीज का यूज करके डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम आपको सेम चीज करके दिखाएंगे ईआरडी का एक एग्जांपल। ईआरडी का मतलब होता है एंटिटी, बता तो रहे ना। एंटिटी कोई भी जो रियल वर्ल्ड में आप चीज देखते हैं, जैसे कि आपका एक स्टूडेंट, वो क्या है? एक एंटिटी है। आप देखते हैं कोर्स, वो एक एंटिटी है। कोई भी थिंग या वस्तु जिसको आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो एक एंटिटी है। तो जैसे अभी देखेंगे, एंटिटी आपका स्टूडेंट है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रेक्टेंगल का यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा रेक्टेंगल में क्या दिखाया जाएगा? तो बाबू, तो एंटिटी हमेशा किस में दिखाते हैं? रेक्टेंगल में, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा ये एक एंटिटी है, तो एक और एंटिटी ऐसा हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? 2 एंटिटी बना दिए, ठीक है। बेसिकली ईआरडी डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको सब लोग ध्यान सुनिएगा, दोनों सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। एंटिटी एंटिटी क्लियर, ये भी एंटिटी है, ये भी एंटिटी है। बट अब एट्रीब्यूट एक और चीज होता है जिसको हम लोग किससे बनाते हैं? अंडा जैसा से, एलिप्स बोलते हैं या फिर जो भी कहिए। इसमें क्या बनाते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जो आगे चल के कॉलम का नाम बनेगा। तो मान लीजिए ये, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक एंटिटी का मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकता है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एट्रीब्यूट 1, ठीक है। सबको डिफरेंशिएट कर देते थोड़ा। एट्रीब्यूट 2 इसमें भी लिख दीजिए, ये एंटिटी 1 है, ये क्या है? एंटिटी 2 है। तो इसके पास भी अपना कुछ एट्रीब्यूट वगैरह होगा। दो दो एट्रीब्यूट दोनों पे अभी के लिए लगा दिए एग्जांपल के लिए, अभी और बाद में और ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो ये दोनों क्या है? एट्रीब्यूट है जो इस एंटिटी के बारे में और डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहा है। और इन दोनों के बीच में जो चीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं, दो एंटिटीज को जो कनेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ये रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिए, रिलेशन नहीं है, ठीक है। रिलेशन दूसरा, जैसे एंटिटी 2 इसको रिलेशन बोल सकते हैं, इसको रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि वो आगे चल के रिलेशन नहीं बनेगा। बट ये जो चीज बनाता है ना, इसको बोलते हैं रिलेशनशिप। अच्छा, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं जब हम लोग को टेबल बनाना होता है ना, तो अभी तो हम क्या किए, अभी आपको हम टेबल ही पहले बना के दिखा दिए क्योंकि हमको कुछ और चीज समझाना था। बट नॉर्मल केसेस में हम लोग टेबल बनाने से पहले क्या बनाते हैं? ईआर डायग्राम। सबसे पहला चीज हम लोग क्या बनाते हैं? सबसे पहला चीज हम लोग क्या बनाते हैं? ईआर डायग्राम। क्लियर है सबको? सबसे पहला चीज हम लोग क्या बनाते हैं? डीबीएमएस में कोई भी डेटाबेस बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं। क्लियर? तो रिलेशनशिप होता है जो इन दोनों को कनेक्ट करता है। क्लियर? ईआर डायग्राम में कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए, जो आपको सर्कल दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट या इलिप्स दिखाया जाता है, और जो रेक्टेंगल होता है, एंटिटी वगैरह होता है, इसको रेक्टेंगल से दिखाते हैं। रिलेशनशिप को हमेशा डायमंड सिंबल से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल का क्या यूज है। रेक्टेंगल का पता है?
ये जानबूझ के कर रहा है बच्चा, मिस्टेक एक बार होता है, ठीक है। एलिप्स, और एलिप्स का स्पेलिंग पता नहीं सही है गलत देख लीजिएगा। दूसरा डायमंड सिंबल होता है, ठीक है। तो जो आपका डायमंड यूज होता है रिलेशनशिप को दिखाने के लिए, साथ में आपका जो एलिप्स होता है ये एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए होता है, एंड जो रेक्टेंगल होता है ये किसको दिखाने के लिए होता है, एंटिटी को दिखाने के लिए। क्लियर। तो ये तीनों चीज जो आपका है, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, ठीक है। और साथ में जो लाइंस होता है, लाइंस सिंबल में बस यही लाइंस भी एक तरह से आता है, लाइंस या एरोस, ये क्या होता है, बस कनेक्शंस दिखाने के लिए होता है। क्लियर। कनेक्शंस कि हाँ कनेक्ट करने के लिए ये इसका एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट इसका है, ये रिलेशनशिप इससे जुड़ा हुआ, तो बस लाइंस होता है। ये चारों शेप्स याद रहेगा, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं शेप्स, शेप और उसका पर्पस क्या है, ठीक है। जैसे रेक्टेंगल है एंटिटी दिखाने के लिए, एलिप्स है एट्रीब्यूट दिखाने के लिए, वैसे सबका आप लोगों में बना हुआ है, आप लोग उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। गुड, तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। एंटिटी हो गया, क्या बचा हुआ इसमें। हाँ, अब आपको ना ये वाला जो सेम स्टूडेंट वाला था इसको थोड़ा हम बना के दिखाए थे, ठीक है। अगर मान लीजिए सेम बनाइएगा तो आप कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए कि अगर आपका स्टूडेंट है, तो आपका स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए आईडी, जो ऊपर था वही सब दिखा देते हैं, नेम क्लास मार्क, नेम मार्क्स और क्या है, जेंडर। क्लियर है ये सबको, यहां तक किसी को दिक्कत। आप लोग अगर थोड़ा कलरफुल दिखाना चाहते हो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको और ज्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबको कनेक्ट कर दे सकते हैं, सबको कनेक्ट करने का सेम रूल है, सबको लाइन से कनेक्ट कर देना है। मतलब ये सब क्या हुआ, स्टूडेंट का प्रॉपर्टी हो गया, स्टूडेंट का एट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है, ऐसे ही रहेगा, राइट। अब अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप लगाना है तो आपको पता है, अब रिलेशनशिप का नाम सोचना भी एक अपने आप में काम है, ठीक है। हर रिलेशनशिप का एक नाम होता है, तो इसका नाम हम लोग देंगे स्टडीज या फिर इनरोल्स, इनरोल्स ही दे देते हैं इसका। कई बार क्या है, जो रिलेशनशिप है वो जनरली एक नॉर्मल फॉरेन की से कनेक्ट हो जाता है, और कई बार हमको क्या करना पड़ता है, एक सेपरेट टेबल बनाना पड़ता है। जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और कस्टमर्स, उन दोनों के बीच में क्या होता है, ऑर्डर्स नाम का एक रिलेशनशिप बनता है। तो कभी कभी तो हम लोग उसको फॉरेन की से डिपिक्ट कर सकते हैं, एक फॉरेन की या प्राइमरी की का रिलेशनशिप बना सकते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है, एक सेपरेट ऑर्डर टेबल बनाना पड़ता है जिसमें दोनों का प्राइमरी की उठा के रखना पड़ता है। वो दोनों अलग अलग टेक्निक है, बात करेंगे कभी उसके बारे में। इसके बारे में इसको ग्रीन कर देते हैं थोड़ा। इधर क्या है आपका, कोर्सेज है, ठीक है। ऐसा कोर्सेज नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ कोर्स लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लिखने का ग्रामर में कहानी है, कहते हैं ना तेरे को पता है इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। तो कोर्स में आपका सबसे पहले क्या होता है, सीआईडी होता है, ठीक है। सीआईडी होता है, और क्या है, कोर्स में आपका एक और चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्स का नाम, जैसे आप देखेंगे बीसीए बीबीए वगैरह था। और एक और चीज था जिसको हम लोग बोलते हैं फी। एक और चीज था जिसको हम लोग बोल रहे थे ड्यूरेशन, यानी हर कोर्स का एक ड्यूरेशन था कि 1 साल 2 साल कितने का है, ठीक है। तो जब हम लोग कोर्स खरीदने जाते हैं यूनिवर्सिटी वाला तो बताता है, हाँ जी ये 1 साल का है जी, ये 2 साल का है, उसमें से हम लोग चुन लेते हैं बेतर।
गुड। तो ये बन गया, ठीक है, क्लियर। और डिपार्टमेंट वगैरह भी बना सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे इस पूरे को बना लीजिएगा एक मतलब कि स्टूडेंट, और फिर सबको कंबाइन करके आप यहाँ पे एक नीचे टीचर नाम का एंटिटी बना सकते हैं। टीचर का एट्रीब्यूट, सैलरी, नेम वगैरह, टीचर आईडी वगैरह सब लिख सकते हैं, फिर उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा बनाएंगे, बट अभी के लिए हम लोग इतना ईयर डायग्राम समझने के लिए काफी है। क्लियर, ईयर डायग्राम का बेसिक्स क्लियर है सबको? बहुत सारा चीज पढ़ लिया दोस्त, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एंड ईयर डायग्राम के बाद डेटा मॉडल्स वगैरह कुछ चीज शॉर्ट में देखते हैं। 10 मिनट्स में हम लोग क्लास को एंड करेंगे आज के लिए, ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। सर मन कर रहा है, बड़ा बदतमीजी है तो सही गलत बहुत हो गया। अरे इसको रिमूव कैसे कर सकता है? कभी कभी चैट नहीं पढ़ना चाहिए डायरेक्टली। हम तो वैसे केयरलेस होकर पढ़ लिए कि भाई कुछ तो अच्छा लिखा होगा, हमने तो बदतमीजी कर रहा है लड़के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई, इस सबको बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड ये डायग्राम आप लोग समझ गए कि कुछ तो होता है, ठीक है। सर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है क्या दोस्त? अगर आप अपने सही नाम से आते हैं और सही पहचान से आते हैं तो जरूर हम आपको कुछ बताते हैं, बट छुपन छुपाई खेलने वाले लोगों से हम लोग बात नहीं करते, ठीक है। एंटिटी की बात करते हैं। एंटिटी आपको पता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि डेटाबेस में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप मतलब दो या दो एंटिटीज में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एट्रीब्यूट वगैरह आपको पता होगा, एक कॉलम एंड एट्रीब्यूट बेसिकली एंटिटी का भी होता है। जो आप वो एट्रीब्यूट लिखे थे वही एंटिटी का होता है। वहाँ सोनाक्षी, सोनाक्षी भाई हंसना बंद कर दो यार 2 मिनट। मिस्टर मार्वल आप भी थोड़ी देर शांत रहिए, कुड यू प्लीज स्टे ऑन द लाइन फॉर फ्यू मिनट्स? ऐसा रुक सकते हो भाई, रुक लो, ठीक है। नेक्स्ट डेटा मॉडल्स की बात करते हैं, और जल्दी जल्दी में ये जो 8 टॉपिक है ना, 8 टॉपिक तक यहाँ तक मेरा प्लान था खत्म करने का, तो हम खत्म करते हैं। वैसे तो मेरा प्लान एसक्यूएल में भी था, बट हम चाहते थे थोड़ा बढ़िया से बताया जाए। जब बताना है तो बढ़िया से बताया जाए। अगर आपको मजा आ गया तो आप 1 घंटा और आके फिर कभी पढ़ लीजिएगा, 2 घंटा और आके। नहीं मजा आएगा तो आप तो ऐसे भी 10 मिनट में जाने वाले हैं, ठीक है। जो ऐसे 10 मिनट में चले गए आधे लोग। नेक्स्ट डेटा मॉडल्स की बात करते हैं। डेटा मॉडल्स क्या क्या होता है, राइट। जितने लोग लास्ट में उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ सरप्राइज रखेंगे, एंड एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम लोग लास्ट में, ठीक है, काउंट करने के लिए। डेटा मॉडल्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली बता दें कब एंड करें, क्लास 10 बजे एंड कर देंगे, ठीक है। डेटा मॉडल्स की बात करते हैं। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा को अलग अलग तरीके से हम बोले थे कि ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। डेटा को हम बोले क्विकली, थोड़ा पूरा फोकस यहाँ ले आइए, 15 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? डेटा का अलग अलग मॉडल है। पहला मॉडल है हायरार्कियल मॉडल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हायरार्कियल मॉडल में क्या होता है? डेटा को ट्री के फॉर्म में रखा जाता है। ट्री के फॉर्म में यानी कि एक पैरेंट होता है, उसका 2 चाइल्ड होता है। हर चाइल्ड का 1 2 चाइल्ड हो सकता है, फिर किसी और चाइल्ड का भी चाइल्ड हो सकता है। ऐसा बहुत अलग अलग चीज हो सकता है। क्लियर, समझे? हाँ या ना? बहुत बढ़िया है, क्या बात है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। हायरार्किकल मॉडल मतलब ट्री के फॉर्म में हो सकता है। इसका एक सबसे बेसिक एग्जांपल की बात करें तो जो आप देखते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर, आप कभी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता है सी एक फोल्डर होता है, उसके अंदर प्रोग्राम फाइल ये सब बहुत सारा सेम लेवल होता है। फिर हर फोल्डर के अंदर बहुत सारा 2 2 3 3 फोल्डर होता है। फिर हर फोल्डर के अंदर किसी में 20 25 भी हो सकता है, बट एक फोल्डर होता है, उसके अंदर कुछ फोल्डर होता है, फिर हर फोल्डर के अंदर कुछ होता है। एक लेवल वाइज स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। इसको ट्री स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। या फिर मान लीजिए किसी कंपनी में वो स्टोर करना है, ठीक है। किसी कंपनी में एम्प्लॉइज को स्टोर करना है, तो आप पता है सबसे ऊपर क्या रखेंगे? सीईओ रखेंगे। सीईओ के ऊपर क्या रखेंगे? अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड रखेंगे, डिपार्टमेंट्स का अलग अलग मैनेजर, ठीक है। फिर हर मैनेजर के नीचे क्या होगा? अलग अलग एरिया मैनेजर होगा, ठीक है। हर एरिया मैनेजर का क्या होगा? नीचे सुपरवाइजर्स होगा। सुपरवाइजर्स के नीचे क्या होगा? वो एसोसिएट्स होगा या बेसिक एम्प्लॉइज होगा। तो 4 5 लेवल में एक ट्री फॉर्म में, हायरार्किकल फॉर्म में डेटा रखा जाएगा। तो अगर आपका डेटा एक ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म का है तो आप एक कौन सा मॉडल यूज करेंगे? हायरार्किकल मॉडल, ठीक है। अगर आपका डेटा ग्राफ जैसा है, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे वो हैं, ठीक है, यूजर्स हैं, जैसे फेसबुक या इंस्टाग्राम होता है, ठीक है। कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो नहीं कर रहा है, कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका फ्रेंड नहीं। अगर 2 लोग आपस में फॉलो फॉलो हैं तो उसको एक लाइन से कनेक्ट करेंगे। अगर 2 लोग आपस में फ्रेंड हैं फेसबुक पे तो हम लोग क्या कर देंगे? एक लाइन से कनेक्ट कर देंगे, ताकि वो दोनों एक दूसरे का पोस्ट वगैरह देख पाए। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग एक लाइन लगा के यूज करते हैं। तो ये सब जनरली ग्राफ का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फोल्डर स्ट्रक्चर आपको हम बताएं, और साथ में क्या था? एम्प्लॉयज इन एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो होता है, ठीक है। ग्राफ स्ट्रक्चर कहां यूज होता है? जनरली आपका सोशल मीडिया पे फ्रेंड स्टोर करने में, या फिर मैप पे प्लेसेस
ऑन मैप, किसी मैप पे अगर प्लेसेस वगैरह होल्ड करना है तो उसके लिए आप कौन सा यूज करते हैं, ये नेटवर्क मॉडल का यूज करते हैं, जिसमें आप ग्राफ स्ट्रक्चर में अगर आपको डेटा रखना है तो आप नेटवर्क मॉडल यूज करेंगे। क्लियर। रिलेशनल मॉडल अगर आपको टेबल में रोज कॉलम्स के फॉर्म में रखना है, तो जैसे आपका मान लीजिए स्टूडेंट्स सॉरी कॉलेज का डेटाबेस अगर आपको रखना है, क्या करें सर, या यू कैन लीव लेटर ऑन, आप पर्सनली डीएम कर लीजिए, आपके पास नंबर होगा मेरा। ठीक है। कॉलेज डेटाबेस जो है एंड मान लीजिए कॉलेज का डेटाबेस अगर बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आप रिलेशनल मॉडल यूज करेंगे। ठीक है। या फिर सर इसमें मान लीजिए एक बेसिक ले देते हैं, स्टूडेंट्स टेबल अगर आप बना रहे हैं तो ये एक रिलेशनल मॉडल का एग्जांपल है। ठीक है। आप एम्प्लॉइज टेबल 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 इसको थोड़ा एग्जाम्स का डाटा, ठीक है, एडमिशन डाटा, ये सब आपका रिलेशनल में रह सकता है नहीं टेबुलर फॉर्मेट में। ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह का डेटा ये सब अलग अलग। ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप मॉडल क्या होता है, स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स इन डीबी। कभी कभी हम लोग को जरूरत पड़ता है ना, जहां पे डेटा ही नहीं, प्रॉपर्टीज ही नहीं, उस पे इवेल्युएट होने वाले मेथड्स को भी स्टोर करना पड़ता है डेटाबेस में। ठीक है। लोग पता है क्या सर, माइक किधर से बंद होगा, कोई लोग बदतमीजी करेगा। ओके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक सेकंड सब बंद कर दो, रहने हटा। ठीक है। 10 बजे हम लोग वापस आएंगे। तो हम कह रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में क्या होता है, जब भी आप लोग कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बनाते हैं या फिर कुछ कोड कर रहे होते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, चलो थर्ड फिफ्थ में आप लोगों को पता होगा, अब मान लीजिए आप एक स्टूडेंट क्लास बनाया, ठीक है, उसका कोई ऑब्जेक्ट है S1 S2, आप चाहते हो उसको डायरेक्टली डेटाबेस में स्टोर करना, मतलब कि उसका जो भी जिस प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है एग्जैक्टली वही स्टोर हो जाए, कौन कौन सा मेथड उस पर कॉल हुआ है, मतलब बेसिकली उसके स्टेट के साथ। ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग स्टेट्स पढ़े में नहीं पढ़े हुए। ऑब्जेक्ट जब पहली बार बनता है तो वो बेसिक स्टेट में होता है, इनिशियल स्टेट में होता है, फिर आप उसमें कोई वैल्यूज चेंज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज करते हैं, किसी और ऑब्जेक्ट का वैल्यू कुछ और, सॉरी, ऑब्जेक्ट इनिशियल स्टेट में होता है, फिर आप उस ऑब्जेक्ट के किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज करते हैं, किसी और प्रॉपर्टी का वैल्यू चेंज करते हैं, तो इस तरह से उसका स्टेट बदलता है, और एक पर्टिकुलर टाइम पे जिस भी स्टेट में एग्जैक्टली उसको वैसे ही सेव करते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है। तो ये जनरली 4 है, इसके अलावा एक दो और है, नो एसक्यूएल वगैरह है, बस ये 4 कम से कम याद रखिएगा। ट्री स्ट्रक्चर में, ग्राफ स्ट्रक्चर में, टेबल स्ट्रक्चर में, और एक टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के फॉर्म में अगर आपको होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ठीक है। क्लियर, गुड। अब बात करते हैं स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है। स्कीमा का मतलब क्या होता है, जब भी आप एक डेटाबेस बनाते हैं तो जो आप उसको स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसे आप लिख देते हैं मेरे पास स्टूडेंट नाम का टेबल होगा, इसमें ये कॉलम होगा, उस पे ये कंस्ट्रेंट होगा, एक कोर्सेज नाम का टेबल होगा, उसमें ये कॉलम होगा, ये कंस्ट्रेंट होगा। तो अगर आप ये सारी चीजें बनाते हैं तो उसको आप बोलते हैं सिर्फ स्कीमा या फिर डिजाइन। वो क्या है, सिर्फ एक डिजाइन है। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब उस ऐसा समझिए कि जैसे क्लास ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए क्लास क्या होता है, बस उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंटिटी से रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्चुअल रियल वर्ल्ड एंटिटी से मतलब रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट क्या है, क्लास है, जबकि उसमें एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना है, तो हो सकता है आदित्य या अनीस किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से रेफर कर रहा हो। ठीक है। तो स्कीमा में क्या होता है, जब आप स्कीमा बनाते हैं तो आप एक पूरा ईआर डायग्राम बनाए, उसके बाद फिर एसक्यूएल का यूज करके और डीडीएल कमांड्स वगैरह का यूज करके क्रिएट टेबल, क्रिएट वो ऐड कंस्ट्रेंट, वो सब कुछ कर दिए, तो वो क्या है, सिर्फ एक स्कीमा है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। अब जैसे उस डेटाबेस को आप डिप्लॉय करते हैं, तो जब आप डिप्लॉय करते हैं ना, मतलब डेटाबेस को रनिंग स्टेट में, मतलब उसमें डेटा वगैरह इंसर्ट करने के लिए रेडी करते हैं, तो क्या होता है, उसका सबसे पहला इनिशियल स्टेट आता है। जैसे ऑब्जेक्ट का क्या होता है, सबसे कंस्ट्रक्टर से कॉल होता है तो एक पहला इनिशियल स्टेट बनता है, तो इसी डेटाबेस का पहला नेवर एवर रिपीट योर स्टेटमेंट्स ब्रदर, हम सुन जाते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपका इस क्लास से रिलेटेड नहीं है, प्लीज ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। इंस्टेंस की बात करें तो इंस्टेंस सिंपल है कि किसी भी एक स्ट्रक्चर का, जो आपने डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाया, उसका एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या उसका स्टेट है। ठीक है।
जनरली जब पहली बार होता है तो इनिशियल स्टेट होता है, फिर आप उसमें 10 टेबल डाल दिए तो एक दूसरा इंस्टेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसा डेटाबेस दिखता है। इसको इसमें हम लोग एक वर्ड बोलते हैं स्नैपशॉट ऑफ ए डेटाबेस एट अ टाइम, स्नैपशॉट ऑफ ए डेटाबेस एट अ टाइम, या फिर ऐसा बोलिए स्क्रीनशॉट ऑफ ए डेटाबेस एट अ टाइम। एक टाइम पे डेटाबेस क्या दिखता है, कैसा दिखता है, उसमें क्या क्या डेटा है, क्या क्या डेटा नहीं है, उस पूरे को हम लोग बोलते हैं एक सिंगल एक इंस्टेंस। क्लियर? देखिए स्कीमा क्या है, बस आप समझिए कि डिजाइन है, और इंस्टेंस क्या है एग्जैक्टली रनिंग, मतलब स्कीमा के साथ जो आप डेटा वगैरह ऐड करते हैं उसको बोलते हैं इंस्टेंस। थ्री लेवल आर्किटेक्चर की बात करें तो इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल, ये तीनों सबसे मस्त चीज है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे उधर ले चल के, क्योंकि ये बढ़िया चीज है, सब जगह पूछ लेता है ये लोग। ठीक है, ये तीनों का मतलब क्या है? देखिए इसमें ना हम एक इमेज लाके फटाक से हम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं ज्यादा कि हम वो कर पाए, तो हम ये तीनों उठा के ले आते हैं। ठीक है, कोई अच्छा सा इमेज मिल जाए। देखिए फिजिकल लेवल का मतलब क्या होता है? फिजिकल लेवल का मतलब होता है कौन कौन सा मेमोरी स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं, बेसिकली किस मतलब हार्ड डिस्क में रख रहे हैं, एसएसडी में रख रहे हैं डेटा, फाइल सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, या फिर मतलब अलग अलग चीज जो बेसिकली फिजिकली डेटा कैसे स्टोर्ड है इसके बारे में बात करता है। ठीक है, टॉक्स अबाउट मेथड, ये बात करता है डेटा के फिजिकल मीडियम, मतलब कौन सा मीडिया यूज किए हैं, किस फॉर्म में डेटा रखे हैं, एंड क्या आप उसका वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, कौन सा मतलब कैसे आप फिजिकली डेटा को स्टोर करें। लॉजिकल लेवल में आता है टॉक्स अबाउट, यहाँ पे आपका टेबल्स क्या है, कॉलम्स क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, बेसिकली कॉलम से पहले लिख देता है, रिलेशनशिप्स क्या है, टेबल्स क्या है, उसके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, कॉलम्स क्या क्या है। ठीक है, एंड कॉलम्स के साथ साथ उसमें और क्या है, एक और छूट रहा है, कंस्ट्रेंट्स क्या क्या है। ठीक है, मतलब जो आप एग्जैक्टली मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने इस सब्जेक्ट में लॉजिकल लेयर के साथ ही आप लोग डील करते हैं, लॉजिकल लेवल पे ही काम करते हैं हम लोग, कि टेबल वगैरह बनाते हैं, रिलेशनशिप वगैरह बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, कंस्ट्रेंट बनाते हैं। ये क्या बात करता है? ये जनरली बात करता है आपका टॉक्स अबाउट यूजर व्यू। यूजर को कैसे दिखेगा, यूजर को एक पाई चार्ट के फॉर्म में दिखाना है, यूजर को एक टेबुलर फॉर्म में डेटा दिखाना है, या फिर यूजर को एक फॉर्म में डेटा दिखाना है। जैसे आपका डेटा पता है, आपका डेटा डेटाबेस में कैसे रहता है, टेबल में रहता है, जबकि यूजर को कैसे दिख सकता है, यूजर को हो सकता है प्रोफाइल पिक्चर, यहाँ पे आपके डेटाबेस में बस एक लिंक रखा है बट उसको फोटो दिख रहा है, उसके नीचे नाम दिख रहा है, फोन नंबर उसमें यहाँ पे नीचे दिख रहा है, और उसका वो सॉरी फोन नंबर का एक आइकन दिख रहा है जिसपे वो कॉल कर सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से दिख सकता है। तो वो जनरली व्यू की बात करते हैं कि वो डेटा दिखेगा कैसा। ये वाला फिजिकली डेटा कैसे स्टोर्ड होगा, लॉजिकल लेवल पे बात करते हैं कि हम लोग टेबल रिलेशनशिप वगैरह कैसे होगा, और ये बात करता है कि यूजर को व्यू कैसा दिखेगा अलग अलग यूजर के लिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आप सेम ही डेटाबेस का अलग अलग व्यूज बना लें, जैसे फोन पे कुछ ऐसा, ऐप में कुछ ऐसा दिखता है, आपके एक वेबसाइट हो सकता है जहां दिखेगा, मान लीजिए आप एक स्मार्ट वॉच का ऐप बनाए हुए, स्मार्ट वॉच पे कुछ ऐसा दिखेगा। तो अलग अलग चीज है, टीवी के लिए ऐप बना दिया तो अलग अलग व्यू है, व्यू मल्टीपल क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, लॉजिकल लेवल भी एक ही होता है, हम लोग एक ही बनाते हैं, फिजिकल स्टोरेज मीडियम भी एक ही होता है। ठीक है, तो ये तीनों लेयर है। ठीक है, अब इसमें बोलता है दिस आर्किटेक्चर प्रोवाइड डेटा इंडिपेंडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम आपको बोले थे कि डेटा इंडिपेंडेंस आगे भी बताएंगे। अब बताते हैं डेटा इंडिपेंडेंस क्या है। अगर आप फिजिकल लेयर में कोई चेंज करते हैं, मान लीजिए आप कल एसएसडी यूज कर रहे थे, आज आप हार्ड डिस्क यूज करने लगे, आज हार्ड डिस्क यूज करना है, कल बदल के फिर मान लीजिए मेमोरी कार्ड में डेटा रखते हैं, जो कि बहुत यूजलेस चॉइस है, बस आप रख दिए। ठीक है, तो उसमें रख दिया तो उसको आप क्या बोलेगा, फिजिकल स्ट्रक्चर में आप छेड़छाड़ किए, कुछ चेंज किया। तो अगर इसमें कुछ चेंज किए और ऊपर वाले दोनों में कोई चेंज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया, तो आप बोल सकते हैं कि क्या है, इन दोनों के बीच में है फिजिकल फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। कब होगा? अगर फिजिकल इसमें कोई चेंज करे और ऊपर वालों पे कोई चेंज ना आए, तो आप इसको बोल सकते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अगर आप लॉजिकल में कोई चेंज करें, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे होता है फिजिकल इंडिपेंडेंस। अगर आप इसमें कुछ चेंज करें और ऊपर वालों पे कोई इफेक्ट ना आए, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। क्या बदतमीजी तो तुम बोल तो दिए कि हाँ हम पढ़ाएंगे, बट लग नहीं रहा कि आपके लक्षण से कि आप में उतना सहनशीलता है। ठीक है, तो फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड इसको आप बोल सकते हो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एक बढ़िया बात आता है, हमारे टीचर हमको बोले थे कि ज्ञान हो जाने से कोई आदमी टीचर नहीं हो जाता है। अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट पता है, दैट डजंट मीन यू कुड बी अ गुड टीचर। इट
ऑल्सो इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ अदर स्किल्स। आपके पास और भी अदर स्किल्स पता नहीं, जिसमें हम लोग सॉफ्ट स्किल्स बोलते हैं, बहुत सारा चीज सीखना होता है हमको। खुद अभी 10% भी नहीं आता है, तो इसलिए हम इतना तो जान सकते हैं कि किसको आता है किसको नहीं आता है, ठीक है। तो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। अगर लॉजिकल लेवल में कुछ चेंज करते हैं, मान लीजिए आप किसी टेबल में कॉलम का नाम बदल दिए, किसी एक टेबल का रिलेशनशिप किसी और के साथ था, आप किसी और के साथ जोड़ दिए, या किसी और के साथ रिलेशनशिप हटा दिए, तो उसको हटाने से ऊपर वालों पे कोई चेंज ना आए, मतलब आप उसको इस तरह से हटाएं कि ऊपर वालों पे कोई चेंज ना आए। तो अगर ऐसा है तो आप बोल सकते हैं वो क्या है, डेटा, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। क्लियर? तो यही था दोनों, बस इतना ध्यान रखें। टाइप्स ऑफ कीज की बात करते हैं। प्राइमरी की क्या होता है, जो यूनिक एंड नॉट नल होगा, आपको पता है। कैंडिडेट की कौन है, पॉसिबल प्राइमरी की, जिसको आप प्राइमरी की बना सकते हैं वक्त आने पे। अल्टरनेट की वो होता है कैंडिडेट की जो कि चूज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब जैसे एक तरह से कैंडिडेट की और अल्टरनेट की दोनों सेम ही है, इसके बारे में कभी हम लोग डिफरेंस बाद में बात करेंगे। फॉरेन की क्या होता है, रेफरेंसेस प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, ऐसा कोई कॉलम जो किसी और टेबल के प्राइमरी की से लिंक होगा, जिसे आपको याद होगा। फॉरेन की कौन था, ये किसी और, ये सीआईडी क्या है, किसी और टेबल के प्राइमरी की से लिंक है, ठीक है। फिर कंपोजिट की क्या होता है, कंपोजिट की सबसे मस्त है, ऐसा होता है जब दो एट्रीब्यूट को हम लोग मिला के एक सिंगल एट्रीब्यूट बना देते हैं, या कंपोजिट एट्रीब्यूट बना देते हैं। तो दो एट्रीब्यूट को जब मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ये तीन रो बनाए होता है, एक दो तीन, हम बोले हटा तीनों को, हम लोग एक डायरेक्टली फुल नेम नाम का कॉलम बना दिए, बोले एक साथ डेटा रखो। ये तीन जगह रखने में दिक्कत हो रहा था, तो एक जगह फुल नेम का बना दी, ठीक है। क्लियर? ऐसा बहुत जगह होता है। मान लीजिए आप पिन कोड, सिटी, स्टेट, ये सब बना रहता है, आप हो सकता है सबको एक साथ करके एक एड्रेस नाम का बना दिए, अगर ज्यादा नहीं है डेटा तो उस कंडीशन में कुछ ऐसा कर सकते हैं। फिर एसक्यूएल वगैरह की हम बात करेंगे, एसक्यूएल को हम लोग कल देखेंगे। तो ऐसा समझिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में, आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग 30-40% ऑलमोस्ट चीजें कर चुके हैं। जो लोग फिफ्थ में है, आप समझिए 20-30% किए हैं। आपको अभी एसक्यूएल करना पड़ेगा, और साथ में मतलब अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, हम लोग ज्यादातर आरडीबीएमएस पे फोकस किए हैं, ये जो पीके वगैरह बात किए हैं, ज्यादातर आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट्स पे ही बात किए थे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये डायग्राम वगैरह बना लिए। अब हम लोग एसक्यूएल थर्ड सेम में जो है उनको सिर्फ एसक्यूएल एक्स्ट्रा सीखना है, और जो फिफ्थ सेम में उनको एसक्यूएल के साथ साथ पीएल एसक्यूएल भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक वीडियो है, जो आप लोग चाहेंगे तो एसक्यूएल पे देख सकते हैं। ये वीडियो हम आप लोगों को शेयर कर देते हैं अभी चैट में, आप में से जिनको मन आए पढ़िएगा, जिनको नहीं मन आए कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर? मतलब इसके बाद क्या, 10 बज गया भाई, बंद कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। भाई कहाँ गया यार, मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, वीडियोस में आएंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली पहले ही होगा, क्योंकि उसके बाद हम कोई वीडियो नहीं डाले। तो इस पे 259 व्यूज दिख रहा है आपको, बढ़िया है यार, मतलब ये लोग देखता है, कोई तो देख रहा है इसका। वीडियो डाल देने से अच्छा रहता है, कुछ भी देख लेता है, ठीक है। तो ये लिंक हम आपको भेज दिए चैट में, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सेव कर सकते हैं, ग्रुप में हम दोबारा भेज देंगे। एसक्यूएल प्रैक्टिस कमांड्स, इसको आप देखिएगा। इसके लिए हम लोग इस वेबसाइट का यूज करेंगे, एसक्यूएल लाइट ऑनलाइन का। यहाँ पे कोड लिखते हैं, यहाँ पे रन का बटन है, दबाइएगा, चलेगा बढ़िया। और आप इस वीडियो का रेफरेंस ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो उसी ग्रुप में मैसेज कीजिएगा जिसमें आप थे। एक छोटा सा चीज और करेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा जरूरी, दो बातें, एक बात हम आपको बताएंगे और एक चीज हम लोग अटेंडेंस लेके आज का क्लास खत्म करेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? अटेंडेंस लेंगे और इस क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। गिव मी 1 मिनट। अच्छा, हमको रिप्लाई आया कि कुछ नहीं, अटेंडेंस लेने का हम कुछ खास सिस्टम नहीं रखे हैं, हम आपको नॉर्मल एक लिंक देंगे, बस आप उस पर जाके अटेंडेंस मार्क कर दे सकते हैं। 1 मिनट भाई, तो पता नहीं।
कुछ चैट में एक लिंक मिलेगा, उसको उस लेके अरे मैसेज नहीं। ठीक है, बस इस पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जो लोग क्लास अटेंड किए, उसके बाद जो भी फर्दर हेल्प होगा या नेक्स्ट क्लास अगर हम लोग करते हैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करेंगे, आगे लोग अपना घर जाए, ठीक है। गुड। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों जो कंप्लीट कर लिया लास्ट तक क्लास, थैंक यू सो मच फॉर द डे। एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग चाहते हैं 2-2 घंटे में 2-3 सेशन में ही पूरा पीएल स्किल वगैरह सब कुछ खत्म किया जा सकता है, बहुत ईजी है पढ़ना। बट एक चीज और है, अगर आप चाहते हैं कि सबको डेली क्लास करना, अगर आपका इच्छा है कि मतलब डेली पढ़ ले 1-1, 2-2 घंटे, तो बेटर टू गो विद द पेड कोर्स। पेड कोर्स में आपको जनरली 5-7 चीजें हैं जो मिलता है, हम आपको क्या ही ज्यादा बताएं। हमारा व्हाट्सएप होगा, उस पर आपको वो दिखा होगा मेरा प्रोफाइल पिक्चर, वो काफी है इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए, ठीक है। एंड अगर हम व्यू फोटो करें तो आपको इसमें दिखता है कि लाइव क्लासेस है। ज्यादा हम लोग क्या ही इसके बारे में बताएं, बीच में बात भी नहीं किया है। लाइव क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा जो भी क्लास है उसका, ऑल यूनिट्स, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन। जैसे गेस्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल के लिए बात करते हैं दोस्त, कहाँ गया वो वाला, हटा दिया क्या? ये रहा अपना एक नियो गेस। इसको हम लोग नियो गेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि पुराना वाला गेस सबको अब हम लोग त्याग दिए। इसमें आपको 15 गेस क्वेश्चन मिलेगा और साथ में सारे गेस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन वाला पीडीएफ अगर आपको अब तक पहुंच गया तो हो सकता है आपके पास कोई जुगाड़ होगा या फिर आप क्लास में इनरोल रहे हो। फिर भी नहीं मिला, बेस्ट ऑप्शन इज बाकी सारे सब्जेक्ट पर मिल जाएगा, जस्ट 599 रुपीज पे कर सकते हैं और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑफर देंगे हम आप लोगों के लिए, बहुत छोटा होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा। अगर आप लोग आज 12 बजे से पहले ज्वाइन कर लेते हैं तो ये पैसा आपको 599 की जगह जस्ट 500 ही लगेगा, 99 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देना। आप सिर्फ 500 रुपीज में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑल क्लासेस मिलेगा अपकमिंग नेक्स्ट 1.5 महीने के लिए, मतलब एक्जैक्टली 15 फरवरी तक इस क्लासेस की वैलिडिटी होगी। चाहे बीच में अगर एग्जाम हो जाएगा फिर भी आपको 15 फरवरी तक क्लास मिलेगा। अगर एग्जाम नहीं होता है, मान लीजिए एग्जाम हुआ ही नहीं, ठीक है, एग्जाम होगा मार्च में, तो मार्च तक क्लास मिलेगा, मतलब आप ही के बात को आगे रखा जाएगा। अगर पहले हो गया फिर भी आपको क्लास उस जितना तक बताया गया 15 फरवरी तक तो मिलेगा, यानी 1.5 महीने का। अगर आपको लगता है 500 रुपीज में 1.5 महीने का क्लास अच्छा है तो आप ले सकते हैं, जो 2 घंटे का क्लास था। उम्मीद है आपको मजा आया होगा और फ्यूचर में कंटिन्यू करने के लिए आप सिर्फ इस आदमी को संपर्क कर सकते हैं, हमारा ही प्रोफाइल दोस्त। तो बस इस पे 599 पे कीजिएगा एंड पे करने का सेम है, हमारा जो नंबर है उस पे पहले हम लोग यूपीआई वगैरह हम नहीं यूज किया करते थे, आप डायरेक्टली हमको उस पे मैसेज कर सकते हैं एंड उस नंबर पे पे करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे कम बैक दिसंबर क्या होगा, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आपको एक यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगा, खुल जाए बेटा जल्दी। 7 PM रिकॉर्डिंग्स करके 7 बजे 8 से क्लास होता है। आप पीछे का जितना रिकॉर्डिंग्स है वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली 1 दिसंबर से आपका क्लास चल रहा था, अगर आप अकाउंटिंग वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, जो पीछे वाला भाई खुल जाएगा आपको। गुड। अगर 5th सेमेस्टर में है, अगर आप 5th सेमेस्टर में तो आपका क्लास 8 बजे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू होता है, जिसमें आपका आरडीबीएमएस में पहला दिन हम लोग डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल पीएल एसक्यूएल, ठीक है। फिर प्रोसीड्यूर फंक्शन, पाइथन में टिक इंटर टर्टल ग्रिड लेआउट वगैरह और भी बहुत सारा चीज आपको सारा रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगा। एंड अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको इस क्लास में ज्वाइन करना है तो आप सिंपली व्हाट्सएप मैसेज हमको ड्रॉप कर सकते हैं। किसी का कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। एनीवन, डू यू हैव एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो पूछिए, और नहीं तो फिर हम लोगों को जाने का इजाजत दीजिए कि हम लोग जाएं घर। जैस लिंक पे क्लिक करके आप सिंपल हमको मैसेज कर सकते हैं एंड दैट्स इट। आ गया भाई, सब लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लिया ना? जो लोग भी इस क्लास को अटेंड किया आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लिए?
गुड। अगर आपको बैच में ज्वाइन करना जरूरी लगता है तो आप इस पे मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपीज लगेगा आज के लिए, बट आगे से इसका प्राइस ज्यादा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार दोस्त हम लोग इनफ चिल मोड में है। एंड मेरा मकसद है कि इस बार हम लोग पढ़ाने पे ध्यान दें, ना कि कोर्स पे, इसलिए हम लोग कोर्स का प्राइस पहले ही कम रखे है। गुड नाइट। कुछ सवाल होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा ग्रुप में ही कल। गुड नाइट।